अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू लिसनर्स। आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी जिसका उन्वान है सितम नसीब सुना रही हूँ। तो आइए आगाज़ करते हैं। मौसम गर्मा की एक अबरालू सुबह थी। माह जुलाई इख्तिताम पजीर था और सावन अपने जोबन पर नजर आता था। मैं हस्बे मामूल थाने पहुंचा तो पता चला अलग सुबह एक शदीद जख्मी औरत को मकामी हॉस्पिटल में लाया गया था। वो बेहोश थी और उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी। इतला मिलते ही मैंने एक एसआई को साथ लिया और फिलफौर मज़कूरा अस्पताल पहुंच गया। बारिश से बचाव के लिए हम अपने साथ छतरियां लाना नहीं भूले थे। औरत को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स का नाम अजमत अली था। अजमत अली इसी गांव का रहने वाला था। वो अलग सुबह अपने साथी के हमरा ट्रैक्टर ट्रॉली पर शहर की जानिब जा रहा था कि रास्ते में दरिया के किनारे इसने एक औरत को बेतरतीब पड़े हुए देखा। चुनाचे उसने अपने हमराही को, जो ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर था, ट्रैक्टर रोकने को कहा। ड्राइवर मुराद अली ने फौरी तौर पर ब्रेक लगाए। बाद अज़ां उन्होंने सरसरी तौर पर इस जख्मी औरत का जायजा लिया और इसे जिंदा पाकर शहर के सरकारी अस्पताल ले आए थे। जब हम अस्पताल पहुंचे तो अजमत अली और उसका ड्राइवर साथी मुराद अली वहां मौजूद थे। अजमत अली 30-32 साल का एक सेहतमंद शख्स था। उसने खासी भारी मूछें रख छोड़ी थीं। उसके मुकाबले में मुराद अली की सेहत खासी दगरगूं थी और वो अपने चेहरे मोहरे से सदियों का बीमार नजर आता था। मुझ पर नजर पड़ते ही अजमत अली तेजी से आगे बढ़ा और सलाम करने के बाद बोला, सरकार, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप जल्दी से हमारा बयान शयान ले लें और हमें जाने की इजाज़त दें। अगर हमें मंडी पहुंचने में देर हो गई तो चौधरी साहब हमारी खाल खींच लेंगे। एएसआई ने इसे दबका मारा। ओए चौधरी के घोड़े, जरा छुरी के नीचे दम तो ले। इतनी जल्दी किस बात की है? क्या तुम्हारा चौधरी कोई कसाई है जो खाल खींच लेगा? ओ जनाब, आप चौधरी नबी बख्श को नहीं जानते, अजमत अली के साथी मुराद अली ने खौफजदा लहजे में बताया। वो जरा जरा सी बात पर बड़ी कड़ी सजाएं देते हैं। एसआई ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, अच्छा भाई, फिर तो तुम्हारे इस जल्लाद चौधरी से भी मिलना ही पड़ेगा। मैंने अजमत अली से इस्तफसार किया, अजमत अली, तुम जिस जख्मी औरत को अस्पताल लाए हो वो कौन है? मैं लड़की को नहीं जानता जनाब, उसने जवाब दिया। अच्छा, तो वो कोई लड़की है? मुझे तो वो लड़की ही लगी थी, अजमत अली ने कहा। इसकी उम्र ज़्यादा दिखाई नहीं देती। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 16 या 17 साल की होगी। मैंने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो इस इलाके की रहने वाली नहीं है? अगर वो हमारे इलाके की रहने वाली होती तो मैं फिलफौर उसे पहचान लेता जनाब, अजमत अली ने बताया। मुझे यकीन है कि वो किसी दूसरे इलाके से यहाँ पहुंची होगी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया था, मुमकिन है मज़कूरा औरत या लड़की को अजमत अली की ट्रैक्टर ट्राली से ही हादसा पेश आ गया हो और वो अपनी पोजीशन साफ करने के लिए इसे ट्राली में डालकर अस्पताल ले आए हों। मैंने अस्पताल पहुंचते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से जख्मी औरत के बारे में मालूमात हासिल की थी। मज़कूरा औरत बेहोश थी और फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं थी। ये मालूम होने के बाद ही मैं अजमत अली और उसके साथी की तरफ गया था और अब उनसे पूछताछ कर रहा था। मैंने कहा, अजमत अली, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रहे थे और किस तरफ जाने का इरादा था? उसने जवाब दिया कि जनाब, हम चौधरी साहब की ज़मीनों की तरफ से आ रहे थे और सीधा मंडी जा रहे थे। ड्राइवर मुराद अली ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, मलिक साहब, उधर खेतों से हम ट्राली पर गन्ना लाद कर ला रहे थे जिसे मंडी में पहुंचाना था। खुदा के लिए आप हमें जाने की इजाज़त दे दें, नहीं तो चौधरी साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसकी रोनी सूरत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि चौधरी नबी बख्श कितना जालिम और जाबिर शख्स होगा। वैसे मैंने चौधरी नबी बख्श के कारनामों की खासी शोहरत सुन रखी थी, लेकिन अभी तक बराह रास्त मेरा उससे वास्ता नहीं पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि इस इलाके में मुझे तैनात हुए अभी मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। मैंने अजमत अली से कहा, तुम फिक्र ना करो, हम खामखा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अगर तुम सारी बात सच सच बता दो तो तुम्हें अभी जाने की इजाज़त मिल सकती है। इसने उलझी हुई नज़र से मुझे देखा। जनाब, सारी बात तो मैंने आपको बता दी है, अब और क्या बताऊं? और रब दी सो मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पूरा वाक़या तफसील से बताओ। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 दिनों से चौधरी नबी बख्श की ज़मीनों से गन्ना ट्राली में लाद कर मंडी पहुंचा रहे थे।
सब्जी मंडी में चौधरी नबी बख्श ने एक बहुत बड़ा गोदाम ले रखा था। वो अपनी जमीनों में उगने वाले अनाज को इस गोदाम में स्टोर करता था। आज हस्बे मामूल अजमत अली गन्ने से लदी हुई ट्राली के साथ शहर की जानिब आ रहा था कि दरिया के किनारे से एक औरत लेटी हुई नजर आई। उसने मुराद अली से कहा, ओए मुरादे, ट्रैक्टर रोक ले, इधर एक औरत नजर आ रही है। मुराद अली ने ब्रेक लगाने के बाद इधर उधर देखते हुए पूछा, अजमत अली, तुम किस औरत का जिक्र कर रहे हो? अजमत अली ने दरिया के किनारे की जानिब इशारा किया। वो देखो उस तरफ। हाँ भाई, है तो ये कोई औरत ही, मुराद अली ने हैरत आमेज लहजे में कहा, पर ये इधर क्यों पड़ी हुई है? आओ देखते हैं। अजमत अली ट्राली से नीचे उतर आया। मुराद अली भी ड्राइविंग सीट से नीचे कूद पड़ा और तशवीशनाक लहजे में बोला, अजमत अली, जरा ख्याल से, किसी मुसीबत में न पड़ जाना। इस दौरान में अजमत अली इस औरत के नजदीक पहुंच चुका था। वो बेतरतीब बेसुध पड़ी थी। मुराद अली ने इसके करीब आकर घबराहट आमेज लहजे में कहा, मेरा तो ख्याल है कि ये मर चुकी है। अजमत अली ने मस्कूरा औरत की नब्ज टटोली। नब्ज इंतहाई धीमी रफ्तार से चल रही थी और अब तब में डूबने वाली थी। मुरादे, ये जिंदा है, अजमत अली ने कहा, चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। यार, खामखा मुसीबत को दावत न दो, मुराद अली ने कहा, ये तो सीधा सीधा पुलिस केस दिखाई देता है, कोई ऊंच नीच हो गई तो हम लंबे ही लग जाएंगे। अजमत अली ने कहा, कुछ नहीं होता मुरादे, हमारी नीयत साफ है। नीयत को आजकल कौन देखता है? मुराद अली ने कहा, तुम पराए भट्टे में टांग न फंसाओ, हम इसे अस्पताल लेकर जाएंगे तो पुलिस बेला शक हम पर ही करेगी। इंसानियत भी कोई चीज है मुरादे, इंसानियत का दर्द अपने दिल से निकाल दो, मुराद अली ने कहा, इसको यहीं पड़ा रहने दो, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है, पिंडा खोटा न करो। अपनी बात खत्म करते ही मुराद अली ने ट्रैक्टर ट्रॉली की जानिब कदम बढ़ा दिए। अजमत अली शीशोपंज में मुब्तला उठकर खड़ा हुआ ही था कि जमीन पर पड़ी हुई बेहोश लड़की ने धीरे धीरे कराहना शुरू कर दिया। अजमत अली ने आवाज देकर मुराद अली को अपने पास बुला लिया। इसे मुराद अली को राजी करने में खासी देर लगी। बहरहाल उन्होंने इस लड़की को ट्राली में डाला और अस्पताल ले आए। मैंने बारी बारी दोनों से मुख्तलिफ सवालात किए। दोनों के जवाबात में मुझे तजाद नजर नहीं आया। वैसे मुझे वो दोनों बेकसूर दिखाई दिए थे, ताहम मैंने इनके साथ ज्यादा नरमी जाहिर नहीं की। बाज़ औक़ात इंतहाई मासूम और बेज़रर दिखाई देने वाले अफराद भी बाद अज़ां खासे खतरनाक साबित होते हैं। मैंने मुराद अली से कहा, मुराद अली, तुम ट्रैक्टर ट्राली लेकर जा सकते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा चौधरी तुम्हारी खाल उतारे। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा, और हाँ, एक बात याद रखना, मंडी से फारिग होकर सीधे थाने आ जाना, वहां तुम्हारा पक्का बयान होगा। एएसआई ने इसे घूरते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, मुरादे, कहीं रफू चक्कर होने की कोशिश न करना, ये ना हो कि चौधरी तो देखता ही रह जाए और हम तुम्हारी खाल। नहीं सरकार, मुराद अली कानों को हाथ लगाते हुए बोला। माई बाप, मेरी क्या मजाल, जो आपके हुक्म से 1 इंच भी इधर उधर हरकत करूं, मैं मंडी से सीधा थाने आऊंगा। मैं भी जाऊं मलिक साहब? अजमत अली ने इजाजत तलब नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। तुम थोड़ी देर इधर ही ठहरो, मैंने कहा, अभी तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। मैं अजमत अली को एएसआई की निगरानी में छोड़कर जख्मी लड़की की खबर गिरी करने के लिए अंदर पहुंच गया। अजमत अली को मैंने इसलिए रोक लिया था कि इसके साथ में जाए वकुआ का जायजा लेना चाहता था, उस जगह पर जहां वो लड़की इन्हें मिली थी। मैंने इस लेडी डॉक्टर से मुलाकात की जिसने जख्मी लड़की का तिब्बी मुआयना किया था। वो दुबले पतले जिस्म की मालिक एक अधेड़ उम्र औरत थी, ताहम इसकी खूबसूरती और खुश अखलाकी में कोई कलाम नहीं था। वो अपने पेशे में भी खासी माहिर दिखाई देती थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, मलिक साहब, लड़की को बड़ी बेदर्दी से ज़दोकोब किया गया है। उसके जिस्म पर जावजह तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। दस्त दराजी और मारपीट के अलावा इस पर मुजरिमाना हमला भी किया गया है और बड़ी ही दरिंदगी का मुजाहरा किया गया है। ओह! मेरे सीने से एक अफसोसनाक सांस खारिज हुई। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं इसका बयान ले सकता हूँ? फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है, लेडी डॉक्टर ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसकी हालत खासी नागुफ्ताबे है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले से नींद का इंजेक्शन दिया है। इसका फौरी तौर पर होश में आना इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो शदीद तरीन जज्बाती जहनी सदमे से दो चार हुई है। मेरा ख्याल है अभी वो बयान देने की पोजीशन में नहीं है। मुमकिन है शाम तक उसकी हालत कुछ संभल जाए। वैसे मैंने ज़रूरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। ठीक है, मैंने कहा।
मैं इसका बयान लेने शाम को आऊँगा। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। मैंने पूछा, लड़की के बारे में कुछ पता चला कि ये कौन है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया। ट्रैक्टर ट्राली वालों का कहना है कि ये इस इलाके की रहने वाली नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे भी यही बताया है, मैंने कहा। फिर पूछा, लड़की के पास कोई सामान वगैरह भी था? नहीं, ऐसी कोई चीज़ तो मैंने नहीं देखी, उसने जवाब दिया। आपने इन लोगों से पूछा जो इसे अस्पताल लेकर आए थे? इनसे मैं सरसरी पूछगछ कर चुका हूँ, मैंने कहा। अभी तक इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। आप अपनी तफ्तीश जारी रखें, लेडी डॉक्टर ने कहा। कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। मैंने उठते हुए पूछा, वैसे लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत खतरे से बाहर है, उसने जवाब दिया। ताहम इसे जिस्मानी तौर पर फिट होने के लिए कम से कम 10 रोज तक अस्पताल में रहना होगा। और इसकी जहनी सेहत के बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में सरेदस्त कुछ कहा नहीं जा सकता, उसने बताया। वो जितने बड़े जज्बाती सदमे से दो चार हुई है, इससे संभलने में उसे काफ़ी अरसा लगेगा। मैं बाहर आया तो एएसआई अजमत अली से सवाल जवाब में मसरूफ़ था। मेरे चेहरे पर छाई हुई तफक्कुर की बदली को देखकर एएसआई समझ गया कि सूरत हाल खासी संगीन है। मलिक साहब, एएसआई ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ये अपना अजमत अली तो बड़ा बीवा बंदा है, हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। अब आपका क्या इरादा है? थाने अजमत अली को रोक रखा है। कहाँ मलिक साहब? मैंने कहा, मौके पर। हमने अस्पताल से बाहर निकलकर एक टांगा पकड़ा और इसमें बैठकर दरिया की जानिब रवाना हो गए। अजमत अली की रहनुमाई में हम मतलूबा जगह पर पहुंचे। मैंने इस जगह का बगौर जायजा लिया। वो दरिया का किनारा था। दरिया के साथ साथ एक कच्ची सड़क शहर की जानिब जाती थी। अजमत अली की ट्रैक्टर ट्रॉली इसी सड़क पर जा रही थी कि नहर के किनारे वो लड़की पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने वक़ूआ की ज़मीन का जायजा लेना शुरू कर दिया। बारिश के बाइस ज़मीन नमालूद थी और कदमों के निशानात वाज़े नज़र आ रहे थे। इनमें से कुछ निशानात इन अफराद के होंगे जो वहाँ से गुजरते रहे थे। मुझे मालूम हो चुका था कि जख्मी लड़की नंगे पाँव थी। इसके कदमों के निशानात का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। नंगे पाँव के निशानात के साथ साथ किसी मर्दाना पाँव के निशानात भी बड़े वाज़े दिखाई दे रहे थे। मर्दाना पाँव और जनाना नंगे पाँव के निशानात दरिया के किनारे अंदर तक दूर दूर तक फैले हुए थे। इन निशानात से पता चलता था कि मज़कूरा लड़की खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में चारों तरफ दौड़ती फिरी होगी। झाड़ियों में एक जगह खून के कतरे के निशानात भी पाए गए थे, जो यकीनी तौर पर जख्मी लड़की के खून के निशानात थे। एक बात तो यकीनी थी कि अस्पताल में बेहोश पड़ी इस अजनबी लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था, इन्हीं झाड़ियों में हुआ था। मैंने घूम फिर कर गिरदोनवा का जायजा लिया। इन झाड़ियों में से दो रास्ते निकलते थे। एक पगडंडी नुमा रास्ता करीबी गांव की तरफ जाता था। ये वही गांव था जहां अजमत अली और मुराद अली चौधरी नबी बख्श का गांव में रहते थे। दूसरा रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जो मेन लाइन से हटकर वाक़ था। यहाँ से दिन भर में इक्का दुक्का ट्रेनें ही गुजरती थीं। अजमत अली और उसका साथी मुराद अली इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि वो मज़कूरा लड़की को नहीं जानते और ये कि वो इस गांव की रहने वाली भी नहीं थी। मेरे जहन में एक सवाल ने सर उभारा। मुमकिन है लड़की किसी दूसरे गांव या शहर से यहाँ आई हो और नागहानी सूरत हाल से दो चार होकर अस्पताल पहुंच गई हो। मैंने अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए लड़की के कदमों का खुरा ढूंढना शुरू किया। मैं लड़की के नंगे पाँव के निशानात की रहनुमाई में झाड़ियों में चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक झाड़ी में एक दुपट्टा उलझा हुआ दिखाई दे गया। अगलब इम्कान यही था कि दौड़ते हुए इस लड़की का दुपट्टा इस झाड़ी में अटक गया होगा, इसी झाड़ी के नज़दीक। मुझे एक जनाना सैंडल भी पड़ी मिल गई। मैंने कदमों के निशानात का ताक़ुब जारी रखा। अब नंगे पाँव के निशानात मादूम हो गए थे, अलबत्ता जनाना सैंडल और मर्दाना जूते के निशानात पहलू ब पहलू बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। और दिलचस्प बात यह थी कि ये कदमों के निशानात रेलवे स्टेशन की जानिब से झाड़ियों की तरफ आ रहे थे। अब इस बात में किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि वो लड़की एक मर्द के साथ रेलवे स्टेशन से इन झाड़ियों की सिमत आई थी। इन्हीं झाड़ियों में इसकी असमत को तार तार किया गया था। इस बात की वजाहत होना बाकी थी कि आया लड़की को बर्बाद करने के बाद जख्मी किया गया था या इस पर मुजरिमाना हमला करने से पहले इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जब तक लड़की
ہوش میں نہ آتی اور میں اس کا بیان نہ لے لیتا، اس وقت تک کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آنے والے قدموں کے نشانات بڑے ہموار اور پہلو بہ پہلو تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس مرد کے ساتھ جھاڑیوں میں پہنچی تھی، لیکن جھاڑیوں کے اندر پہنچ کر قدموں کے نشانات میں بے ترتیبی اور افراتفری پائی جاتی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ لڑکی کے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ ضابطے کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنی ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کس علاقے سے یہاں پہنچی تھی، اس کا ساتھی مرد کون تھا اور ان جھاڑیوں میں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ وہ دونوں اسٹیشن سے اس طرف آئے تھے، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ دونوں کسی دوسرے شہر سے یہاں پہنچے ہوں گے۔ میں نے عصمت علی کو جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں نہ جائے اور ضروری کاموں سے نمٹ کر تھانے آ کر اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کرائے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے لڑکی کے دوپٹے اور سینڈل کو اپنے قبضے میں کیا اور ASI کے ساتھ تھانے آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بعد از دوپہر اسپتال جاؤں گا۔ اگر اس وقت تک مذکورہ لڑکی ہوش میں آ گئی اور بیان دینے کے قابل نہ ہوئی تو پھر ریلوے اسٹیشن سے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دوں گا۔ اس روز خلاف توقع اور خلاف معمول میں تھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ دوپہر میں جانے کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ شام کو میں اسپتال پہنچا تو ایک اندھوناک خبر میری منتظر تھی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ صبح جس زخمی لڑکی کو وہاں لایا گیا تھا وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ میرے استفسار پر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بتایا، ملک صاحب، ہم نے اس کی جان بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کہاں ہے جس نے صبح اس لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری ہو تو اسے بلایا جا سکتا ہے، اس کی رہائش اسپتال سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اسے گئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں وہ 1 گھنٹہ قبل اسپتال سے نکلی تھی۔ اس کے بعد سے آپ ڈیوٹی پر ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے آنے کے بعد ہی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، جب سے آپ ڈیوٹی پر ہیں اس لڑکی نے کسی قسم کی کوئی بات کی تھی؟ اپنے بارے میں کوئی بات، خود کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں کوئی اشارہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات؟ نہیں جناب، ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جب سے میں آیا ہوں یہ مسلسل بے ہوش تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے نرس نے مجھے بتایا کہ لڑکی کی نبض ڈوب رہی ہے۔ میں نے فوری طور پر اس کا معائنہ کیا، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اوہ! میرے سینے سے ایک تشویشناک سانس خارج ہوئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ اس لڑکی نے اسپتال میں موجودگی کے دوران میں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ ڈاکٹر نے بتایا، مجھے تو لیڈی ڈاکٹر نے ایسی کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ ٹھہریں، میں لیڈی ڈاکٹر کو اسپتال بلواتا ہوں، ممکن ہے اس سے مل کر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر وہ اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لیڈی ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج سکے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبلوں میں سے ایک کو بھیج کر سرکاری فوٹوگرافر کو بلوا لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ لیڈی ڈاکٹر اسپتال میں موجود تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، لڑکی بے ہوشی کے دوران میں 2-3 مرتبہ کراہی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ زخموں کی تکلیف کی وجہ سے کرا رہی ہے۔ میں نے اسے ایک سکون آور انجیکشن مزید لگا دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ 1 مرتبہ پھر کراہی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ صبح عصمت علی نے بھی اس لڑکی کے کرانے کا ذکر کیا تھا جب اس نے ٹریکٹر ٹرالی سے اتر کر لڑکی کا جائزہ لیا تھا، تو وہ 1-2 مرتبہ ہولے ہولے کرائی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے سوال کیا، آپ نے سننے کی کوشش کی لڑکی کیا کہنا چاہتی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کے نزدیک کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ میں واضح طور پر تو کچھ سننے میں کامیاب نہیں ہو سکی، تاہم اس کی نحیف و نزار آواز میں مجھے ایک نام کی تکرار محسوس ہوئی تھی۔ کیسا نام؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ شاید وہ میاں خلیل کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میاں خلیل؟ میں نے زیر لب دہرایا۔
हाँ, वो कुछ इसी किस्म का लफ्ज़ था, लेडी डॉक्टर ने बताया। या शायद वो कुछ और कहना चाह रही थी। मैंने जो समझा वो आपको बता दिया है। मेरा अंदाज़ा है कि वो मियाँ खलील ही कह रही थी। आवाज़ में चूंकि बेइंतहा नकाहत थी, इसलिए उसके होठों से माया खलील जैसे लफ्ज़ अल्फाज अदा हो रहे थे। मैंने पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश की तो मेरी समझ में आया कि शायद वो मियाँ खलील कहना चाह रही है। मैंने लेडी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और इस नाम को अपनी डायरी में नोट कर लिया। इस वक्त तक सरकारी फोटोग्राफर अस्पताल पहुंच चुका था। मैं फोटोग्राफर के साथ अस्पताल के मुर्दा खाने की तरफ चला गया। लड़की की लाश को अभी तक सर्द खाने में मुंतकिल नहीं किया गया था। वो एक चर्मी काउच पर सफ़ेद चादर के नीचे ढकी हुई थी। मेरे इमाम पर अस्पताल के अमले ने लाश के ऊपर से चादर हटाई तो मैं इस नामालूम लड़की की लाश को देखकर दंग रह गया। वो 19-20 साल की एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की थी। उसने सूती कपड़े का फूलदार जोड़ा पहन रखा था। अस्पताल वालों ने उसका लिबास तब्दील करने की सहमत भी गवारा नहीं की थी। इसके कपड़ों पर खून के धब्बों से अंदाजा होता था कि इसके जिस्म पर मुत्तईद जख्मों के निशानात होंगे। इसके दोनों हाथों पर भी जख्मों के निशानात वाज़ेह नजर आ रहे थे, जिसका मतलब था कि उसने हमलावर के बाद बचाने की भरपूर कोशिश की होगी। मेरे इशारे पर फोटोग्राफर ने मुख्तलिफ जावियों से चंद तस्वीर बना डाली। वो नामालूम लड़की जिंदगी से हाथ धो बैठी थी, मगर इसे देखकर यूं लगता था जैसे गहरी नींद सो रही हो। मौत ने उसके हुस्न जमाल को मुतासिर नहीं किया था। वो अपने चेहरे मोहरे और वज़कते से खालिस देहातन लड़की नजर आती थी। उसके जिस्म पर वाहिद ज़ेवर सोने की एक नथनी थी जो उसकी नाक के एक नथने में मौजूद थी। इस नथनी में 2 सफ़ेद मोती बड़े खूबसूरत दिखाई देते थे। नामालूम मजरूबा और मजलूमा अब मकतूला में तब्दील हो चुकी थी, इसलिए मुझे मजीद कानूनी कार्रवाई करना पड़ी। इस सिलसिले में लेडी डॉक्टर और ड्यूटी नर्स का बयान भी शामिल था। दोपहर में मुराद अली और अजमत अली ने थाने आकर अपना बाकायदा बयान नोट करवा दिया था। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ही में छोड़ा और अपने मातहत अमले के साथ वापस थाने आ गया। दूसरे रोज मैंने नामालूम मकतूला की एक तस्वीर एएसआई साबिर हुसैन को देखकर आसपास के इलाकों में इसके बारे में मालूमात हासिल करने भेज दिया। एएसआई के साथ मैंने 2 कांस्टेबलों को भी रवाना कर दिया था। इनके रवाना होने के बाद मैंने एएसआई असलम बड़ाइच को साथ लिया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इस वक्त मकतूला की 2-3 तस्वीरें मेरी जेब में मौजूद थीं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो एक छोटा सा कस्बाती रेलवे स्टेशन था। चूँकि वो मेन लाइन पर वाक़ था, इसलिए वहाँ ट्रेनों की आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं थी। वैसे स्टेशनों पर अमला भी खासा आराम तलब होता है और किसी ट्रेन की आमद पर ही वो स्टेशन पर नजर आते हैं, वरना कहीं न कहीं पड़े आराम फरमा रहे होते हैं। मैंने पूछगछ का आगाज़ निचले तबके से किया, यानी प्लेटफॉर्म पर मौजूद ठेले वालों, फेरी वालों और कुलियों वगैरह से। वो सुबह का वक्त था और इस वक्त प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही थी। मालूम करने पर पता चला कि अभी थोड़ी देर में कोई ट्रेन आने वाली थी। मैंने मुख्तलिफ लोगों को नामालूम मकतूला की तस्वीरें दिखाईं और इसके बारे में इस्तफसार किया, लेकिन सबने अपनी लाइलमी का इजहार किया। मेरी तलाश मायूसी की हदों को छूने ही वाली थी कि उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक फेरी वाले लड़के ने तस्वीर को देखकर अस्पात में सर हिलाया था। मुझे उसकी आंखों में शनासाई की झलक दिखाई दी। इस लड़के की उम्र लगभग 12 साल होगी। वो सूरत ही से एक गरीब और पसमानदा लड़का नजर आता था। उसने गले में एक छाबड़ी लटका रखी थी जिस पर वो बच्चों के खाने पीने की छोटी मोटी चीजें फरोख्त करता था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, मैंने कल शाम इस कुड़ी को इधर देखा था जी। क्या तुम्हें यकीन है तुमने इसी लड़की को देखा था? मैंने दूसरी तस्वीर निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराई। वो यकीन से बोला, मौजू को कभी धोखा नहीं हुआ जनाब। मुझे चंगी तरह यकीन है कि ये इसी लड़की की फोटो है। इसने मुझसे टॉफियां भी खरीदी थी। मौजू तुम्हारा नाम है? मैंने पूछा। उसने बताया कि नाम तो मुजीब है जी, पर लोगों ने बिगाड़कर मौजू बना दिया है और मेरा ख्याल है कि ये नाम मुझ पर बड़ा फिट बैठता है। मैं हूँ ही मनमौजी। मैंने पूछा, काका मौजू ये लड़की अकेली ही थी या इसके साथ कोई मर्द शर्द भी था? वो एक लम्हे सोचने के बाद बोला, मर्द तो कोई नहीं था, मैंने तो इसे इधर अकेले ही बैठे हुए देखा था। इधर किधर? उसने एक बेंच की जानिब इशारा किया। उधर बैठी थी। मैंने पूछा, उसने तुमसे टॉफियां खरीदते वक्त कोई बात भी की थी? बड़ी खास बात की थी जनाब। मौजू की आंखें चमकने लगी। क्या खास बात? इससे पहले कि मौजू मेरे सवाल का जवाब देता,
एक ट्रेन विसिल बजाती हुई प्लेटफॉर्म पर आ गई। लो जनाब, मैं तो चला, मौजू ने तेज आवाज में कहा। बाकी गल्लां या बातां बाद में। मेरे रोकने के बावजूद भी ट्रेन की जानिब वो लपक पड़ा। इस वक्त उसकी जबान कैंची की तरह चल रही थी। दाल सेवइयाँ, टिक्कियाँ, टॉफियाँ, कस्तब, पतसालू, रेवड़ी, बिस्किट, खट्टी मीठी इमली ले लो। अब सब्र के सिवा कोई चारा न था। हम इसका इंतजार करने पर मजबूर थे। मैंने एएसआई असलम वलाइच को हिदायत की कि वो मौजू पर नजर रखे और इसे आंखों से ओझल न होने दे। असलम ने मौजू के ताक़ुब में कदम बढ़ा दिए। मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर गाड़ी के रवाना होने का इंतजार करने लगा। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी, रश ज़्यादा नहीं था। थोड़ी देर के बाद ट्रेन हरकत में आ गई और एएसआई मौजू को लेकर मेरे पास आ गया। मैंने छूटते ही इससे पूछा, हाँ भाई काका, इस लड़की ने कौन सी खास बात की थी तुमसे? वो तामुल करते हुए बोला, इसके पास एक लिफाफा था जी। उसने मुझसे दरखास्त की थी कि अगर मैं वो लिफाफा इसकी माँ तक पहुंचा दूं तो वो मुझे पूरा 1 रुपया बतौर इनाम देगी। फिर तुमने क्या किया? मैंने पूछा। क्या तुमने वो लिफाफा इसकी माँ तक पहुंचा दिया था? वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, ना जी, मैं इस तरह के काम नहीं करता। मेरे अब्बा ने सख्ती से मना कर रखा है। तो इसका मतलब है कि तुमने इस लड़की को भी इनकार कर दिया था? आहो जी, मैंने चिट्टा जवाब दे दिया था। फिर इसने क्या कहा? इसने मुझसे कहा कि वो मुझे 2 रुपये इनाम देगी, लेकिन मैंने फिर भी इसकी बात नहीं मानी। वो मायूस हो गई और बेंच से उठकर उधर वेटिंग रूम में चली गई। मैंने पूछा, क्या तुमने इस लड़की से पूछा था कि इसकी माँ कहाँ रहती है? ओ जनाब थानेदार साहब, जिस पिंड नहीं जाना उसका रास्ता क्या पूछना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मौजू पहलवान, तुम खासे समझदार लगते हो, कुछ पढ़े लिखे भी हो। 3 जमातें पास हूँ जनाब, वो फखरी अंदाज में सीना फुलाकर बोला। आगे पढ़ने का शौक तो बहुत था जनाब, लेकिन अब्बा ने कहा कि पढ़ने में क्या रखा है, कोई काम काज करो ताकि घर में खुशहाली आए। फिर उन्होंने किसी रेलवे के मुलाजिम से बात करके मुझे यहाँ छाबड़ी लगाने की इजाज़त दिला दी। इस वक्त से मैं यहीं काम कर रहा हूँ। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, मौजू, तुमने बताया है कि वो लड़की अकेली ही प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक तो उसके साथ एक मर्द भी था। होगा जी, पर मैंने देखा नहीं। अच्छा ये बताओ, मैंने नर्म लहजे में पूछा, वो किस ट्रेन से उतरी थी या किसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी? एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, जनाब, मेरा ख्याल है कि वो किसी ट्रेन से उतरी ही होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ एक ट्रेन आई थी। जिस वक्त तुमने उसे बेंच पर बैठे देखा, वो ट्रेन रवाना हो चुकी थी या प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी? आप भी कैसी बातें करते हैं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती तो मैं भला उसके पास कैसे जा सकता था? ट्रेन के रवाना होने के बाद जब मैं प्लेटफॉर्म पर फेरी लगा रहा था तो उसने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया था। पहले मुझसे 1 रुपये की टॉफियाँ खरीदी, फिर लिफाफा पहुँचाने की बात की थी। ये भी तो मुमकिन है कि वो किसी दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हो। नामुमकिन जनाब, वो कतईयत से बोला। क्या मतलब? जनाब, जिस ट्रेन का मैंने आपको बताया है ना, वो इस स्टेशन पर आने वाली आखिरी ट्रेन है। इसके बाद सुबह तक ना कोई ट्रेन आती है और ना ही जाती है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ट्रेन से उतरी ही होगी। मैंने पूछा, आखिरी ट्रेन कितने बजे स्टेशन पर आती है? करीब करीब शाम की अजान के वक्त, उसने जवाब दिया। इन दिनों मगरिब की अजान लगभग 7:15 बजे शाम को होती थी। इसका मतलब यही था कि जब मौजू ने इस नामालूम लड़की को देखा तो 7:30 का वक्त होगा। मौजू के बयान के मुताबिक वो अकेली थी, उसके साथ कोई मर्द नहीं था, लेकिन हालात और वाक़यात बताते थे कि दरिया के किनारे झाड़ियों में उसके साथ न सिर्फ दस्तदराजी की गई थी बल्कि इसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसकी असमत दरी भी की गई थी और इसके बाद ज़दोकोब किया गया था। इसकी रूह और जिस्म पर इतनी कारी ज़रबात लगाई गई थी कि वो इस जज्बाती और रूहानी सदमे को झेल नहीं सकी थी और हमेशा के लिए हर दुख, तकलीफ और अजियत से निजात पा गई थी। इसके साथ पेश आमदा हालात का जिम्मेदार कोई मर्द ही हो सकता था जो रेलवे स्टेशन से इसके साथ इन झाड़ियों में पहुंचा था। झाड़ियों की जानिब आने वाले कदमों के निशानात से अंदाज़ा होता था कि मकतूला इस शख्स के साथ अपनी रजामंदी से आई थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो इस शख्स को अच्छी तरह जानती थी, या यूं कह लें कि मज़कूरा शख्स उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं लाया था, या फिर मुमकिन है
मकतूला की कोई मजबूरी, कोई कमजोरी उसे झाड़ियों तक ले आई थी, लेकिन झाड़ियों के अंदर जो लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया था उसकी मकतूला को तवक्को नहीं होगी। अब तक की तफ्तीश से ये बात पाए सबूत को पहुंच गई थी कि मकतूला को असमत दरी करने वाला उसका शनासा था और रेलवे स्टेशन से उसके साथ वो झाड़ियों में पहुंची थी। मैंने मौजू से एक अहम सवाल किया, काका, तुमने इस लड़की के पास कोई सामान वगैरह भी देखा था? वो तामुल करते हुए बोला, मेरा ख्याल है इसके पास एक छोटी सी गठरी थी जो इसने अपनी गोद में उठा रखी थी। इसके अलावा और कुछ? और तो कुछ नहीं था जनाब। मैंने पूछा, मौजू, तुमने बताया कि जब तुमने इस लड़की का लिफाफा इसकी माँ तक पहुंचाने से इनकार कर दिया था तो वो मायूस हो गई थी और प्लेटफॉर्म की बेंच से उठकर अंदर वेटिंग रूम में चली गई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद क्या होना था जी? वो हाथ नचाते हुए बोला, जब वो वेटिंग रूम में चली गई तो मैं भी अपने घर चला गया था। बस आखिरी गाड़ी गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म वीरान हो जाता है, इसलिए मैं काम खत्म करके घर चला जाता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है मौजू, वो लड़की रात वेटिंग रूम में ही रही होगी या कहीं चली गई होगी? मैं घुमा फिराकर ऐसे सवाल महज इसलिए कर रहा था कि मौजू अगर कोई अहम बात जानता था तो इसके मुंह से वो बात निकल जाए, इसलिए मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोला, जनाब थानेदार साहब, मैं भला कैसे बता सकता हूँ कि वो वेटिंग रूम में रही थी या चली गई थी? मैं तो अपने घर चला गया था। जरा सोच कर बताओ, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इस लड़की से बात करने के बाद और घर जाने से पहले तुमने प्लेटफॉर्म पर किसी और शख्स से कोई बात की थी? इसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। बिखरे हुए लहजे में बोला, पता नहीं जनाब, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? इसके अंदाज से मैंने महसूस किया जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, देख मौजू, मैं थानेदार हूँ, जरा दूसरी किस्म का। दिन रात झूठों के सरदारों से मेरा वास्ता पड़ता रहता है। मैं झूठ बोलने वालों के साथ बड़ा सख्त बर्ताव करता हूँ। तो मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब देते हो या थाने ले चलूँ? एसआई असलम वड़ाइच ने धमकी आमेज लहजे में कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बच्चू? थाने की मार बड़ी खौफनाक होती है। बड़े से बड़ा तुरम खानों का पेशाब खता हो जाता है। तुम तो एक रात ही में ची बोल जाओगे। वो खौफजदा नजरों से मुझे देखते हुए बोला, थानेदार साहब, मैंने अभी तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे माफ़ कर दें जी, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मुझे थाने लेकर ना जाएं। जो कुछ पूछना है यहीं पूछ लें। अगर तुम थाने की मार से बचना चाहते हो तो मलिक साहब जो पूछते हैं उसका 16 आने सही जवाब दो, एसआई ने सख्त लहजे में कहा। थाने जाकर तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। एक ही रात में नानी दादी ख्वाब में आ जाएगी। पूछे मलिक साहब, वो रहम तलब नजरों से मुझे देखते हुए लरजीदा लहजे में बोला, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैंने पूछा, तो फिर बताओ, कल शाम घर जाने से पहले तुमने प्लेटफॉर्म पर किसी शख्स से बात की थी और क्या बात की थी? उसने थूक निगलकर हलक तर किया और पुरख्याल अंदाज में बोला, जब मैं घर जाने के लिए स्टेशन से निकल रहा था तो बाऊ फिदा ने मुझे रोक लिया था। ये बाऊ फिदा कौन है? फिदा हुसैन टिकट वाले बाऊ हैं जनाब, मौजू ने जवाब दिया। इधर स्टेशन पर टिकट घर की खिड़की से टिकट देते हैं। मैं समझ गया मौजू बुकिंग क्लर्क फिदा हुसैन का जिक्र कर रहा था। मैंने पूछा, टिकट बाबू, फिदा हुसैन ने तुम्हें क्यों रोक लिया था? वो बोला, फिदा बाऊ मुझसे इस लड़की के बारे में पूछ रहा था। कौन सी लड़की? मैंने चौंक कर सवाल किया। यही जनाब, जिसकी तस्वीर आपने मुझे दिखाई है, मौजू ने जवाब दिया, और जो कल रात बेंच से उठकर बैटिंग रूम में चली गई थी। मौजू के जवाब ने मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगा दी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई अहम सुराग मेरे हाथ लगने वाला है। मैंने दिलचस्प नजरों से मौजू को देखा और मुलायमत आमेज लहजे में सवाल किया, टिकट बाबू, फिदा हुसैन तुमसे इस लड़की के बारे में क्या पूछ रहा था मौजू? मौजू ने जवाब दिया, बाऊ फिदा हुसैन ने मुझसे पूछा था कि वो लड़की मुझसे क्या कह रही थी। मैंने इसे बताया कि वो मेरे जरिए कोई लिफाफा अपनी माँ तक पहुँचाना चाहती है और इसका मुआवजा भी देने को तैयार है। मैंने बाऊ को जब ये बताया कि मैंने इस लड़की का काम करने से इनकार कर दिया है और वो मायूस होकर वेटिंग रूम में चली गई है, तो बाऊ फिदा ने मुझे झाड़ पिलाई और कहा कि मैं झल्ला हूँ, मुझे इस लड़की का काम करने से इनकार नहीं करना चाहिए था, बल्कि बाऊ फिदा हुसैन ने इसरार किया कि मैं इस लड़की के पास जाकर इससे मज़कूरा लिफाफा ले आऊँ। लेकिन मैंने बाऊ के बसद इसरार के बावजूद भी जब इसकी बात नहीं मानी तो उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम इस लड़की को बुलाकर मेरे पास ले आओ, मैं इसका लिफाफा इसकी माँ तक पहुँचा दूंगा। मुझे इस काम में कोई खराबी नज़र नहीं आती और मैंने बाऊ फिदा का पैगाम उस लड़की तक पहुँचा दिया।
وہ میرے تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں جناب۔ اے ایس آئی نے کالر سے پکڑ کر اسے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور سخت لہجے میں پوچھا، سچ مچ بتاؤ، تمہارا پیغام سننے کے بعد وہ لڑکی ٹکٹ بابو فدا حسین کے پاس آئی تھی؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، دیکھیں تھانے دار صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ سپاہی مجھے پکڑ کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنا وعدہ یاد رکھیں جناب۔ ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے، اے ایس آئی نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اگر تم ملک ہورا کے سوال کا صحیح جواب دو گے تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ بتاؤ، وہ لڑکی فدا حسین سے ملنے ویٹنگ روم سے باہر نکلی تھی؟ سو نے رب دی سو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ گڑ گڑانے لگا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ لڑکی ویٹنگ روم ہی میں بیٹھی رہی تھی یا باؤ فدا حسین کے پاس لفافہ دینے گئی تھی؟ اللہ پاک کی قسم، میں تو باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی کو دے کر سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں، میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے موجو، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھو، اگر بعد میں تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، پھر کوئی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا، بس ایک آخری سوال۔ ایک لمحے کی توقع سے میں نے پوچھا، جب کل شام ٹکٹ بابو فدا حسین سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہاں کھڑا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ ٹکٹ گھر کے اندر موجود تھا یا باہر پلیٹ فارم پر کہیں بیٹھا ہوا تھا؟ موجو نے جواب دیا، باؤ فدا حسین اس وقت بتی روم کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے موجو کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا موجو کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہارے بیان پر یقین کر لوں گا، میں تمہاری باتوں کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ بے شک تصدیق کریں جناب۔ اس کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ اے ایس آئی نے کہا، اگر تمہاری ایک بھی بات غلط ثابت ہوئی تو تھانے میں لمبا لٹا دوں گا اور وہ چترول کروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ موجو سراسیمہ نظروں سے پہلے اے ایس آئی کو اور پھر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سرزش آمیز لہجے میں کہا، ان باتوں کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، خاص طور پر باؤ فدا حسین کو تو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، موجو پراعتماد لہجے میں بولا، سمجھ لیں کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں اپنی جیپ میں جندرڑ لگا لوں گا۔ میں نے موجو کو پلیٹ فارم پر ہی چھوڑا اور اے ایس آئی اسلم بڑائچ کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ مجھے اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنا تعارف کرایا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ پھر میں نے اے ایس آئی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ اے ایس آئی اسلم بڑائچ ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے پرجوش خیر مقدم کیا اور ہمیں بٹھانے کے بعد ٹھنڈا گرم پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے جناب، دراصل اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسٹیشن ماسٹر نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی آمد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، امید ہے کہ آپ قانون سے پورا تعاون کریں گے۔ قتل؟ اسٹیشن ماسٹر اپنی کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر پرتشویش لہجے میں بولا، کون قتل ہوا ہے جناب؟ ایک نامعلوم پردیسن۔ لیکن کسی قتل کی تفتیش سے میرا کیا تعلق ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے پریشان کن لہجے میں سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب، آپ اسٹیشن ماسٹر ہیں، اس چھوٹے سے قصباتی ریلوے اسٹیشن کا سارا عملہ آپ کے نیچے کام کرتا ہے، ہم کسی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ ذرا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ آخرکار اس نے کہا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسٹیشن ماسٹر کو کل رات جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعے اور دریا کے کنارے پائی جانے والی زخمی لڑکی کے بارے میں بتایا، اور ازاں بعد نامعلوم لڑکی کی موت کا انکشاف بھی کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اسٹیشن ماسٹر نے سوال کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس پورے معاملے کا مجھ سے یا میرے عملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، جناب، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نامعلوم مقتول لڑکی کل شام اس اسٹیشن پر کسی ٹرین سے اتری تھی۔
और वेटिंग रूम में आपके बुकिंग क्लर्क फिदा हुसैन ने से मुलाकात की थी। फिर इसी रात बदकिस्मत लड़की को बड़ी बेदर्दी से बेआबरू करके मौत के घाट उतार दिया गया। हमें आपके टिकट बाबू फिदा हुसैन पर शक है कि वो किसी न किसी तरह इस लड़की के कत्ल में मुलविस है। हम दरहकीकत फिदा हुसैन से पूछगछ के लिए यहाँ आए हैं। ओह, स्टेशन मास्टर के मुंह से गहरी सांस खारिज हुई। तो ये बात है, उसने मुतासिफाना लहजे में कहा। अगर ऐसा है तो मैं अभी फिदा हुसैन को यहाँ बुलवाता हूँ, आपको जो पूछना हो पूछ लें। मैंने कहा, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेशन मास्टर ने एक चपरासी सूरज शख्स को कमरे में बुलाकर हिदायत जारी की कि वो फिलफौर टिकट बाबू फिदा हुसैन को बुला लाए। चपरासी के जाने के बाद मैंने पूछा, क्या फिदा हुसैन इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है? उसने दीवारगीर क्लॉक पर निगाह दौड़ाते हुए जवाब दिया, होना तो चाहिए, इसकी ड्यूटी दिन की है। मैंने पूछा, इसकी ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? शाम 6 बजे। क्या कल भी शाम 6 बजे उसने ड्यूटी खत्म की थी? स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया, जी हाँ, वो रोजाना इसी वक्त ड्यूटी खत्म करता है। इसी वक्त चपरासी सूरज शख्स ने आकर बताया, जनाब, फिदा बाबू तो आज सुबह अपने पिंड चले गए हैं। क्या मतलब? स्टेशन मास्टर ने बरहमी से कहा, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें किसने बताया कि वो अपने गांव चला गया है? चपरासी ने जवाब दिया, मतलूब साहब बता रहे हैं, मतलूब को मेरे पास भेजो। स्टेशन मास्टर ने तहकमाना अंदाज में कहा और चपरासी अच्छा सर जी कहते हुए कमरे से निकल गया। अजीब बेहुदा लोग हैं, स्टेशन मास्टर ने कुसीले लहजे में तबसरा किया। वो मुझे बताए बगैर किस तरह गांव चला गया? थोड़ी ही देर में मतलूब अली नामी वो शख्स स्टेशन मास्टर के सामने हाजिर था। वो भी बुकिंग क्लर्क था और फिदा हुसैन की जगह ड्यूटी दे रहा था। स्टेशन मास्टर ने छूटते ही पूछा, फिदा हुसैन कहाँ गया है? मतलूब अली ने जवाब दिया, सर, इसकी वालदा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने गांव चला गया है। मैं इसी के ईमा पर इसकी जगह ड्यूटी दे रहा हूँ। मुझे क्यों इतला नहीं दी गई? स्टेशन मास्टर ने पूछा। सर, फिदा हुसैन अलग सुबह यहाँ से रवाना हो गया था, मतलूब अली ने बताया। आपसे इजाज़त लेने या आपको इतला देने का वक्त नहीं था। इस वक्त आप अपने दफ्तर में मौजूद भी नहीं थे। बाद में मुझे क्यों नहीं बताया गया? स्टेशन मास्टर ने गजबनाक होकर सवाल किया। मैं कितनी देर से यहाँ अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूँ। सॉरी सर, मतलूब अली ने माजरत खाना अंदाज में कहा, मैं मसरूफियत में भूल गया था। तुम बहुत मसरूफ रहने लगे हो मतलूब अली, स्टेशन मास्टर ने तंजिया लहजे में कहा। लगता है कि तुम्हारी ड्यूटी लाहौर जंक्शन पर लगा दी गई है। वो माफ़ी तलाफी करके कमरे से निकल गया। मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, जनाब, मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। आपका टिकट बाबू इस नामालूम लड़की के कत्ल में बराह रास्त मुलविस है। मैं क्या कह सकता हूँ मलिक साहब? स्टेशन मास्टर के लहजे में बेबसी थी। अगर वो यहाँ होता तो आपके सामने सारी बात हो जाती। मैंने पूछा, स्टेशन मास्टर साहब, ये तो बताएं, बाबू फिदा हुसैन कौन से गांव का रहने वाला है? उसने जवाब दिया, मुज़र झादरियाँ, तहसील शाहपुर, जिला सरगोदा। ओह, फिर तो वो 2-4 रोज बाद ही वापस लौटेगा। मैंने अपनी राय का इजहार किया और फिर पूछा, क्या पहले भी वो आपको बताए बगैर इस तरह गायब हुआ है? नहीं जनाब, ये पहला वाकया है। मैंने पूछा, क्या फिदा हुसैन शादीशुदा है? उसने नफी में जवाब दिया। मैंने अगला सवाल किया, यहाँ पर फिदा हुसैन की रिहाइश किस जगह है? वो सरकारी क्वार्टर में रहता है, स्टेशन मास्टर ने बताया। इधर स्टेशन की इमारत के पीछे कोई निस्फ दर्जन रिहायशी क्वार्टर बने हुए हैं। मैंने पूछा, क्या मतलूब अली भी इन्हीं क्वार्टर में रहता है? जी हाँ, इसकी रिहाइश भी इधर ही है। मतलूब अली भी छड़ा छांट है या इसकी भी शादी हो चुकी है? मैंने सरसरी लहजे में सवाल किया। स्टेशन मास्टर ने बताया, मतलूब अली न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। मैंने पूछा, फिदा हुसैन गांव जाते हुए अपने क्वार्टर की चाबी मतलूब अली को दे गया होगा। मैं फिदा हुसैन के क्वार्टर की तलाशी लेना चाहता हूँ। आप इस सिलसिले में मुझसे ताउन करेंगे या मुझे अदालत से सर्च वारंट हासिल करना होगा? स्टेशन मास्टर ने मफाहिमाना लहजे में कहा, सर्च वारंट की जरूरत नहीं है जनाब। मैं मतलूब अली को बुलाकर चाबी के बारे में पूछता हूँ। अगर चाबी उसके पास है तो आप मेरी मौजूदगी में बेधड़क फिदा हुसैन के क्वार्टर की तलाशी ले सकते हैं। बसूरत दीगर आपको फिदा हुसैन की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा। मैं हाथ पर हाथ रखे इसकी वापसी का इंतजार नहीं कर सकता, मैंने ठोस लहजे में कहा। मैं अभी थाने जाकर अपने आदमियों को मौजा झादरियाँ, जिला सरगोदा रवाना करता हूँ। वो फिलफौर इसे पकड़कर यहाँ ले आएंगे।
फिलहाल तो आप मतलूब अली को बुलाएं। स्टेशन मास्टर ने बुकिंग क्लर्क मतलूब अली को अपने कमरे में बुलाकर फिदा हुसैन के क्वार्टर की चाबी के बारे में इस्तफसार किया। मतलूब अली ने थोड़े से पसोपेश के बाद इकरार कर लिया कि मज़कूरा चाबी उसके पास मौजूद है। मुझे मतलूब के रवैये ने शक में डाल दिया। मेरे ज़हन में सवाल उभरा, कहीं मतलूब अली भी तो फिदा हुसैन के मामले में मुलविस नहीं? मैंने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ है वो चाबी? वो चाबी उधर मेरे घर में पड़ी हुई है। मैं उठकर खड़ा हो गया और स्टेशन मास्टर से कहा, आए जनाब, जो कुछ भी होगा आपकी निगरानी में होगा। हम सब रेलवे स्टेशन की इमारत के पिछवाड़े बने हुए सरकारी क्वार्टरों की जानिब आ गए। वो तमाम क्वार्टर छोटे छोटे 2 कमरों पर मुश्तमिल थे। मतलूब अली ने अपने क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, आप जरा यहाँ रुककर इंतजार करें, मैं अंदर से चाबी लेकर आता हूँ। मतलूब अली घर में दाखिल हो गया तो मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, फिदा हुसैन कितने अरसे से इस स्टेशन पर टिकट क्लर्की कर रहा है? कमोबेश 4 साल है, इसने जवाब दिया। इस दौरान में आपने कभी इसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनी? स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया, मुझे आज तक इससे कोई शिकायत पैदा नहीं हुई। मेरा मतलब है कि फिदा हुसैन गैर शादीशुदा है और क्वार्टर में तन्हा रहता है। मैंने टटोलने वाले अंदाज में इस्तफसार किया, कभी इससे मुतालिक कोई गड़बड़ वाली शिकायत आप तक पहुंची हो? वो मेरी बात की तह में उतरते हुए बोला, नहीं जनाब, फिदा हुसैन इस कुमाश का आदमी नहीं है। मैंने उसके बारे में इस हवाले से कोई बात नहीं सुनी। वो गोया फिदा हुसैन के अच्छे किरदार की तस्दीक कर रहा था। मैंने पूछा, इसके पास मेहमान तो आते होंगे? वो सोचते हुए बोला, चंद माह कबल फिदा हुसैन की माँ और छोटी बहन इसके पास रहने के लिए आए हुए थे। करीब करीब वो 1 माह उसके पास ठहरे थे। इसी दौरान में मतलूब अली फिदा हुसैन के क्वार्टर की चाबी लेकर बाहर आ गया। हम इसकी मैयत में फिदा हुसैन के क्वार्टर पर पहुंचे। मतलूब अली ने चाबी लगाकर ताला खोला। हम क्वार्टर के अंदर दाखिल हो गए। वो छोटे छोटे 2 कमरों पर मुश्तमिल क्वार्टर्स था। मैंने एएसआई को बैरूनी कमरे की तलाशी लेने को कहा और खुद अंदरूनी कमरे की जानिब बढ़ गया। स्टेशन मास्टर साई की तरह मेरे साथ लगा हुआ था, जबकि टिकट बाबू मतलूब अली एएसआई असलम बड़ाइच के साथ था। क्वार्टर का हुलिया वैसा ही था जैसे कि छड़े छाट अफराद की रिहाइशगाह का होता है। दीवारों पर फिल्मी अदाकाराओं की तस्वीरें चिपका थीं और कमरे में मौजूद हर चीज में बेतरतीबी झलकती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कई रोज से वहां सफाई ना की गई हो। मेरे कपड़े बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को उलट पुलट कर देखा, लेकिन कोई काम की बात मालूम न हो सकी। मैंने बिस्तर वाली चारपाई के नीचे झांक कर देखा तो दीवार वाली साइड पर मुझे चंद टूटी हुई चूड़ियां दिखाई दीं। अचानक मुझे अपने वजूद में खुशी की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। एक छड़े छाट शख्स के कमरे में टूटी हुई चूड़ियों की मौजूदगी जो कहानी सुना रही थी वो किसी तारीफ या तारुफ की मोहताज नहीं थी। स्टेशन मास्टर भी चूड़ियों के इन टुकड़ों को देखकर चौंक उठा था। उसके चेहरे पर इस्तेजाब या तासुरात जमकर रह गए थे। मैंने बाएहतियात टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों को जमा किया और इन्हें एक रुमाल में बांध लिया। इसके बाद मैंने बिस्तर को उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। बिस्तर के ऊपर एक डब्बीदार चादर बिछी हुई थी। मैंने इसे हटाया तो नीचे गद्दे पर मुझे कुछ जनाना बाल दिखाई दिए। बालों की लंबाई से अंदाजा होता था कि वो किसी औरत के सर के बाल थे। ऐसे ही लंबे लंबे बाल कमरे के एक कोने से भी मिले। टूटी हुई चूड़ियों और जनाना बालों का पाया जाना खाली या जिल्लत नहीं था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि इस कमरे में किसी औरत या लड़की ने रात गुजारी थी और इसके साथ दस्त दराजी भी की गई थी। मैंने मायनाखेज लहजे में स्टेशन मास्टर से कहा, देख रहे हैं जनाब इस शरीफजादे के करतूत? वह हैरतज़दा लहजे में बोला, मुझे अपनी आंखों को से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा है। ये दुनिया है जनाब। मैंने जनाना बालों को भी चूड़ियों वाले रुमाल में बांधते हुए कहा, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। मैं इन बालों को लिबर्टी टेस्ट के लिए भेजना चाहता था ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि ये बाल नामालूम मकतूला ही के थे। अभी हमारे दरमियान गुफ्तगू हो रही थी कि बाहर से एएसआई की आवाज़ आई। इसकी आवाज़ अंदरूनी जोश से मामूर थी। मलिक साहब, वो अंदरूनी कमरे में दाखिल होते हुए बोला, देखें ये क्या है? मैं इसके हाथ में एक छोटी सी पोटली देखकर चौंक उठा। मेरे जहन में मौजू की एक बात गूंज उठी। उसने बताया था कि वो लड़की अपनी गोद में एक छोटी सी गठरी संभाले बैठी थी। मैंने एएसआई से सवाल किया, तुम्हें ये गठरी कहाँ से मिली है असलम? वो गठरी मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मलिक साहब ये उधर बैरूनी कमरे में एक 2 छती पर पड़ी थी। सामने से देखने पर बिल्कुल नजर न आती। वहाँ 2 छती पर खासा काट कबाड़ जमा है। मैंने ऊपर चढ़कर जब काट कबाड़ हटाकर देखा तो उसके नीचे से ये बरामद हुई है। अब आप खुद ही देख लें अंदर क्या है।
मैंने गठरी को खोलकर देखा। इसके अंदर 2 जनाना सूट, एक प्रिंटेड रेशमी रुमाल, एक बंद लिफाफा और सस्ती किस्म की मेकअप की चंद अशिया मौजूद थीं। मेरी दिलचस्पी का सामान वो बंद लिफाफा था जिस पर मेहराबपुर का एड्रेस लिखा हुआ था, और वो लिफाफा किसी ज़हूर बीवी नामी औरत के नाम भेजा जा रहा था। मैं मौजू की ज़बानी इस बंद लिफाफे का जिक्र सुन चुका था। इसने बताया था कि वो लड़की मौजू के हाथ कोई लिफाफा अपनी माँ को भिजवाना चाहती थी। इस लिफाफे को देखकर ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो लड़की अपनी माँ ज़हूर बीवी को कोई पैगाम भेजना चाहती थी, और ज़हूर बीवी मेहराबपुर में रहती थी। मैंने खोले बगैर वो लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। मैं इसे इत्मीनान से पढ़ना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि इस लिफाफे में बंद मजमून नामालूम मकतूला के पस मंज़र पर भरपूर रोशनी डालेगा। इस दौरान में टिकट बाबू मतलूब अली भी अंदरूनी कमरे में पहुंच चुका था। मैंने स्टेशन मास्टर और टिकट क्लर्क की मौजूदगी में फिदा हुसैन के क्वार्टर से बरामद होने वाली तमाम मुतल्लिका चीज़ों की फहरिस्त तैयार की, और एहतियात के तौर पर इस पर स्टेशन मास्टर और मतलूब अली के दस्तखत करवा लिए ताकि सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आए। इस कार्रवाई के बाद मैंने टिकट क्लर्क मतलूब अली को हिदायत की कि वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद सीधा थाने आए और अपना बयान नोट करवाए। उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और बोला, जनाब, मेरे बयान की क्या ज़रूरत है? मैंने क्या कसूर किया है? बयान लिखवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कसूर ही किया जाएगा। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, तुम फिदा हुसैन के साथ काम करते हो, करीब करीब उसके पड़ोसी भी हो। वो तुम पर इतना एतमाद करता है कि तुम्हें अपने क्वार्टर की चाबी देकर गया है। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि तुम इसके बहुत से पेचीदा और पोशीदा मामला से भी वाकिफ़ होगे। तुम्हारा बयान हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। वो लजाजत आमेज़ लहजे में बोला, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं जनाब। मैं फिदा हुसैन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। तुम जिस हद तक जानते हो वही बता देना। मैंने कहा, इसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? वो इमदाद तलब नज़रों से स्टेशन मास्टर की जानिब देखते हुए बोला, सर जी, आप ही मलिक साहब को कुछ समझाएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में न डालें। ओए बंदे दे पुत्र, स्टेशन मास्टर ने उसे डांट पिलाई। मलिक साहब तुम्हें बयान के लिए थाने ही बुला रहे हैं, कोई फांसी तो नहीं लगा रहे? वो कदरे मुतमईन हो गया, लेकिन इसका खौफ पूरी तरह ज़ायल नहीं हुआ था। इसकी आंखों में अभी तक तशवीश की परछाइयाँ हिलकोरे ले रही थीं। मैंने फिदा हुसैन के क्वार्टर से बाहर निकलते हुए कहा, मतलूब अली, तुम इस क्वार्टर को दोबारा ताला लगा दो। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। वो ताला लगा चुका तो मैंने कहा, अब ये चाबी स्टेशन मास्टर साहब को दे दो। उसने बेचुओं चरा वो चाबी स्टेशन मास्टर की जानिब बढ़ा दी। मैंने स्टेशन मास्टर को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब, जब तक फिदा हुसैन वापस नहीं आ जाता और इस केस के सिलसिले में कोई हतमी पेशरफ्त नहीं होती, इस वक्त तक ये चाबी आपके पास रहेगी। आपके पास ये कानून की अमानत है। स्टेशन मास्टर ने थोड़े से पसोपेश के बाद वो चाबी अपनी जेब में रख ली। हम वापस रेलवे स्टेशन की इमारत में आए। मतलूब अली तो टिकट घर की जानिब रवाना हो गया और हम स्टेशन मास्टर के कमरे में आकर बैठ गए। मैंने वहीं पर स्टेशन मास्टर का एक मुख्तसर सा बयान नोट कर लिया। उसने मुझे इस केस के सिलसिले में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। थोड़ी देर बाद मैं एसआई असलम बड़ाइच के साथ रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर अस्पताल की जानिब जा रहा था। रास्ते में एसआई ने पूछा, मलिक साहब, आपने मकतूला की गठरी में से बरामद होने वाला लिफाफा खोलकर नहीं पढ़ा? मैंने कहा, यह कैसे साबित हो गया कि वो गठरी मकतूला ही की है? उसने उलझन आमेज नज़रों से मुझे देखा। क्या अब भी ये साबित होना बाकी है? अब तक क्या साबित हुआ है? मेरा लहजा संजीदगी में डूबा हुआ था। वो गड़बड़ा गया, जल्दी से बोला, अब तक ये साबित हुआ है कि मकतूला को फिदा हुसैन घेर घार कर अपने क्वार्टर में ले गया था। वहाँ उसने लड़की से दस्तराजी की और ज्यादती करने की कोशिश की। लड़की किसी तरह उसके हाथों से बच निकली और दरिया के किनारे झाड़ियों की तरफ आ निकली। फिदा हुसैन ने उसका ताक़ुब किया। उसे काबू करने के बाद उस पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, फिर इसे बेबस करके उसकी असमत दरी की। असाबाद इसे दरिया के किनारे डालकर रफू चक्कर हो गया। मैंने पूरी तवज्जो से उसकी तफसीली बात सुनी और कहा, माय यंग एएसआई, तुम्हारे तजिए में बहुत से झोल हैं। अभी तुम्हें एक तवील ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब आप इस थाने में आ गए हैं ना, तो इंशाल्लाह मेरी ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो जाएगी। एएसआई असलम बड़ाइच में ये खूबी मैंने देखी थी कि इसमें सीखने की बेइंतहा सलाहियत थी। इसके साथ साथ इसमें तकब्बुर और बेजा गुरूर नामी कोई चीज़ नहीं पाई जाती थी। मुझे हैरत थी कि साबिक थानेदार ने इसके जौहर को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की थी। मैं रास्ते भर एएसआई असलम को इसकी अमली मैदान में कमज़ोरियों के बारे में बताता रहा।
ساتھ ہی میں اس کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتا جا رہا تھا۔ اسلم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لیتا تھا۔ میرے خیال میں اس وقت تک کوئی انسان اپنی خامیوں کو دور نہیں کر سکتا جب تک اسے ان کا صحیح ادراک نہ ہو۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اسپتال پہنچ گئے۔ میں نے مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کرنے والے سرجن سے ملاقات کی اور اسے فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے بالوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، آپ نے ایک نہایت اہم سراغ پا لیا ہے۔ آپ ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیں، وہاں مقتولہ کے سر کے بالوں سے ان کی میچنگ چیک کر لی جائے گی۔ میں نے سرجن کا شکریہ ادا کیا، بالوں کو کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری میں چھوڑا اور ASI کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ جب ہم تھانے میں داخل ہوئے تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر ASI صابر حسین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے اندر آ کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر بولا، جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، صابر حسین، تمہیں فی الفور سرگودا جانا ہوگا، اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھی لے جاؤ۔ سرگودا؟ کس سلسلے میں جانا ہوگا جناب؟ میں نے اسے پوری بات بتانے کے بعد کہا، فدا حسین معزز جھادریاں تحصیل شاہپور کا رہنے والا ہے اور تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ اپنے گھر گیا ہے۔ تم نے ہر حال میں اسے پکڑ کر واپس لانا ہے، یہاں تھانے میں۔ صابر حسین نے پوچھا، جناب، فدا حسین کی گرفتاری کے لیے اگر کچھ کارروائی ڈالنا پڑے تو اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، لیکن سب سے پہلے ضلع ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی غرض و غایت ضرور نوٹ کروا دینا۔ یہ کام تو میں سب سے پہلے کرتا ہوں جناب۔ میں نے کہا، بس تو اب تم فوری طور پر روانہ ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ سلیوٹ کر کے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اطمینان سے اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگائی اور فدا حسین کے کمرے کی 2 چھتی سے ملنے والی گٹھری سے برآمد ہونے والے لفافے کو کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ ایک طویل خط تھا۔ میں اس میں سے غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتوں کو حذف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا تھا، پیاری امی جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ آپ تو سمجھ رہی ہوں گی کہ شادی کے بعد میری بدقسمتی کے دن ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میاں طفیل کا منحوس سایہ میری جان سے لپٹ گیا ہے۔ آپ نے اسی میاں خلیل کے خوف سے اور مجھے اس کے شر سے بچانے کے لیے عارف علی سے میری شادی کر دی تھی، اور عارف علی مجھے لے کر دوسرے گاؤں آ گیا تھا جہاں اس نے کوئی مکان خرید رکھا تھا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ دوسرا گاؤں کون سا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، عارف علی مجھے اپنے ساتھ واپس کنگنوال لے آیا تھا، وہی کنگنوال جہاں سے ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے خالہ کے گاؤں مہراب پور پہنچے تھے۔ کنگنوال ہمارا آبائی گاؤں ہے، یہیں پر میرے باپ کی ہڈیاں دفن ہیں، اور یہیں پر وہ مردود میری جان کا دشمن میاں خلیل بھی اپنی بے پناہ قوت اور آن بان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی گاؤں میں لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا گیا جو میرا منگیتر تھا، اور عنقریب اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ یہ بات میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، بلکہ پورا کنگنوال اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ میاں خلیل نے مجھے حاصل کرنے کے لیے لیاقت محمود کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، لیکن کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میاں خلیل کے خلاف ایک لفظ بھی ادا کر سکے، کیونکہ وہ کنگنوال کا طاقتور ترین شخص ہے۔ وہ چودھری صاحب بڑے میاں فضل حسین کا بگڑا ہوا خودسر اور سرکش بیٹا ہے۔ وہ اتنا منہ زور ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ امی جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عارف علی مجھے اپنے ساتھ کنگنوال لے گیا تھا۔ جس روز ہم عارف علی کے خریدے ہوئے گھر میں پہنچے، اسی شام میاں خلیل آ دھمکا۔ اس نے عارف علی کو ڈرایا دھمکایا اور دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میاں خلیل کا کہنا تھا کہ میرے ابا نے اس کے ساتھ میری منگنی کر دی تھی، لیکن میں ابا کی وفات کے بعد اپنی ماں کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ اس موقع پر عارف علی کا رویہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ میرے تحفظ میں میاں خلیل سے ٹکرانے کے بجائے اس کے آگے گڑ گڑانے لگا۔ مجھے عارف علی پر شدید غصہ آیا، لیکن میں بے بس تھی۔ بہرحال میاں خلیل نے عارف علی کو صبح تک سوچنے کا موقع دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ صبح دوبارہ آئے گا۔ اگر عارف علی اس کی خواہش کے مطابق مجھے طلاق دینے پر تیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پر وہ مصیبتیں نازل کر دے گا اور مجھے زبردستی چھین کر لے جائے گا۔ امی جان، آپ میری داستان علم سن کر یقینی طور پر خون کے آنسو رو رہی ہوں گی، لیکن میں اپنا دکھڑا آپ کے سامنے نہ روؤں تو یہ زخمی دل چیر کر کسے دکھاؤں؟ میاں خلیل کے جانے کے بعد میں نے عارف علی پر اپنا غصہ اتارا۔ تم کیسے مرد ہو عارف؟
मैंने सख्त लहजे में कहा। मियाँ खलील तुम्हारी गैरत पर खाद डाल रहा था और तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। वो जुज़बुज़ होकर बोला, मैं मसले से काम ले रहा था शादा। अगर मैं मियाँ खलील के सामने ज़्यादा अकड़ दिखाता तो मामला ख़राब हो जाता। वो इस गांव का मुस्तकबिल का चौधरी है। वो ज़ोर ज़बरदस्ती से भी तुम्हें छीन सकता है। फिर एक बात और भी है। वो क्या बात है? मैंने पूछा। आरिफ अली ने बताया कि दरअसल ये मकान मैंने मियाँ खलील ही से ख़रीदा है। रकम मैंने अदा कर दी है, बस लिखत पढ़त बाकी है। अगर वो मकान का कब्जा देने से इनकारी हो गया तो मेरी रकम डूब जाएगी। तो तुम्हें अपनी इज्जत से ज़्यादा इस रकम के डूबने का खतरा है जो तुम इस मकान की खरीदारी के सिलसिले में मेरी जान के दुश्मन और मेरी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ जाने वाले शख्स को दे चुके हो। मेरे लहजे में तल्खी घुली हुई थी। तुम बदगुमान न हो शादा, वो लजाजत आमेज अंदाज में बोला। दरअसल मैं चाहता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं अपनी रकम भी बचाना चाहता हूँ और मियाँ खलील से भी पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। मेरी मानो तो रात के अंधेरे में हम यहाँ से निकल चलते हैं। मैंने तजवीज़ पेश की। रकम डूबती है तो डूब जाए, इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मैं मियाँ खलील को तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो सुबह आएगा तो सब कुछ रौंद कर चला जाएगा। मुमकिन है कि तुम्हारी रकम तो डूबने से बच जाए, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो एक तवील अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस पर मुझे हासिल करने की जिद सवार है। अगर तुमने इसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो वो ज़बरदस्ती मुझे छीन लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा शादा, आरिफ अली ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तुम सुबह का इंतज़ार करो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मैंने कहा, आरिफ, मियाँ खलील समझने वाली बूटी नहीं है। अगर इस पर किसी बात का असर होता तो हम ये गांव छोड़कर क्यों चोरों की तरह छुपते फिरते। हमारी जमी जमाई जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम दिल छोटा न करो, आरिफ अली ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं सोच रहा हूँ मियाँ खलील से पीछा छुड़ाने की कोई ना कोई सबील निकल ही आएगी। आरिफ अली के लहजे का खोखलापन मुझे साफ महसूस हो रहा था। मुझे मालूम था कि वो मियाँ खलील के सामने चंद लम्हे भी नहीं ठहर सकता। मियाँ खलील अपनी बदमाशी और धौंस-धांसली के जोर पर आरिफ को या तो तलाक देने पर मजबूर कर देता या फिर इसे कत्ल करके ज़बरदस्ती मुझे उठा ले जाता, और इसे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। वो कंगनवाल का ज़मीनी खुदा था। सब जानते थे कि उसने अपने पालतू ऊँटों के जरिए लियाकत महमूद को मौत के घाट उतारा था, लेकिन कोई उसके खिलाफ जबान खोलने की सकत नहीं रखता था। रात का खाना खाने के बाद आरिफ अली तो इत्मीनान से लंबी तान के सो गया, लेकिन मैं बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। ये ठीक है कि आरिफ को नींद बहुत प्यारी थी और वो बहुत जल्दी सोने का आदी था, लेकिन हमें जो हालात पेश थे, इनके पेश नज़र आरिफ अली का मुतमईन अंदाज में सो जाना मुझे अजीब सा लगा। मैं आधी रात तक बेचैन रही और मियाँ खलील के बारे में ही सोचती रही। मेरी बेकरारी आसमान को छूने लगी तो मैंने उठकर सहन में टहलना शुरू कर दिया। आरिफ अली घोड़े बेचकर बेखबर सो रहा था। इसके खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। इसकी बेफिक्री पर मुझे हैरत हुई। मैं बेचैनी से सहन में टहल रही थी कि दो आदमियों के बातें करने की आवाज़ आई। वो धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाजे के पास आई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। मौज़ूए गुफ्तगू में ही थी। एक शख्स अपने साथी से कह रहा था, फीके, हम तो यहाँ दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं, कहीं ये हंसों का जोड़ा किसी दूसरे रास्ते से ना निकल जाए। अगर ये किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए तो मियाँ जी हमारी हड्डियों का सुरमा बना डालेंगे। तू भी झल्ला है झूरे, फीके नामी शख्स ने अपने साथी से कहा। ये कहीं नहीं जाएंगे। वो कोचवान की औलाद इस वक्त गहरी नींद के मज़े ले रहा होगा। आरिफ अली का अपना टांगा था और वो आरिफ कोचवान के नाम से मशहूर था। झूरे ने फीके से कहा, यार तू भी कमाल की बातें करता है। सो मियाँ खलील इसकी बीवी छीनने वाला है, वो भला मज़े की नींद किस तरह सो सकता है। यार लगता है तुम पूरी बात से वाकिफ नहीं हो, फीके ने उकताए हुए लहजे में कहा। ये तो सब ड्रामा है। कैसा ड्रामा फीके? फीके ने सरगोशियाना लहजे में कहा। यार मुकमुका हो चुका है, सुबह सीन पाट हो जाएगा। मैं अब भी कुछ नहीं समझा फीके। झूरे के लहजे से उलझन आमेज हैरत मुतरशे थी। फीके ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर फीके की ज़बानी जो इंकिशाफ हुआ, इसे सुनकर मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सातवां आसमान एक साथ मुझ पर आन गिरे हों। मैं एक सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी। आरिफ अली मियाँ खलील के हाथों बिक चुका था। दर हकीकत आरिफ अली ने मुझे 4000 रुपये में मियाँ खलील के हाथ फरोख्त कर दिया था।
2000 वो वसूल कर चुका था और 2000 मियाँ खलील उसे उस वक्त देता जब वो मुझे तलाक दे देता। आरिफ अली ने मियाँ खलील के मंसूबे पर अमल करते हुए मुझसे शादी की थी और इसी के ईमा पर मुझे घेर घार कर कंगनवाल ले आया था। अब मेरी समझ में ये बात भी आ गई थी कि वो अब तक मुझसे गुरेज क्यों करता आया था। वाज़ेह रहे कि अब तक हम शरई तौर पर मियाँ बीवी नहीं थे। आरिफ अली मेरा कानूनी शौहर और मजाजी खुदा था, लेकिन वो मियाँ खलील के इशारे पर नाच रहा था। फीके की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि सुबह मियाँ खलील एक मौलाना को साथ लेकर आएगा और आरिफ अली मौलाना के सामने गवाहों की मौजूदगी में मुझे तलाक दे देगा। जाहिर है कि इसके बाद मुझे मियाँ खलील के कब्जे में ही जाना था। जब मुझे हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं सहन से अंदर कमरे में आई जहां आरिफ अली ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। मुझे तबाही के गड़े में धकेलने वाला शख्स कितनी सुकून भरी नींद सो रहा था। मेरा दिमाग सुलग उठा और पूरे वजूद में अंगारे से भर गए। मेरे जी में आई कि इस बेगैरत शख्स का गला घोंट दूं, लेकिन फिर मैंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और पूरी तवज्जो से ये सोचने पर लगा दी कि मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले इन दरिंदा सिफ्त इंसानों से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। मैंने तमाम हालात पर अच्छी तरह गौर करने के बाद अपने इस्तेमाल की चंद ज़रूरी चीज़ें गठरी में बांधी और दबे कदमों कमरे से निकल आई। सहन में एक दीवार के साथ लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई थी। मैं इस सीढ़ी के जरिए छत पर पहुंच गई। मकान की छत ज़्यादा ऊंची नहीं थी और अगर ऊंची होती भी तो मैं इस वक्त कोई परवाह न करती। वो रात मेरी इज्जत पर बहुत भारी थी। मैं मकान के पिछवाड़े बाइस्तगी कूद गई। मेरी खुशकिस्मती थी कि वहां सूखे चारे का अच्छा खासा ढेर जमा था, इसलिए मैं किसी किस्म की चोट से महफूज रही। मकान के पिछले हिस्से में ताहत देने का खेतों का वसी सिलसिला फैला हुआ था। मैं चौकन्ना नजरों से चारों तरफ देखते हुए तेजी से खेतों में दाखिल हो गई। इस वक्त खेतों में कद्दे आदम फसल खड़ी थी, इसलिए मुझे खुद को छुपाने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई। शादा ने अपने खत में ये तमाम वाक़यात बेरब्त और इंतहाई शकस्ता अंदाज में तहरीर किए थे। मैंने आपकी सहूलत के लिए इन्हें कहानी के रंग में पेश किया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हुई मैंने बाद में मालूम होने वाले हालात की रोशनी में कमी बेशी भी की है। इस खती से मुझे मालूम हुआ था कि इस मकतूला का नाम शादा था और वह एक सितम नसीब लड़की थी। खत के इख्तितामी हिस्से में शादा ने तहरीर किया था, अम्मी जान, मैं खेतों के अंदर बेसिमत सफ़र कर रही थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रही हूँ। बस मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं मियाँ खलील की पहुँच से जल्द से जल्द दूर निकल जाऊँ। वैसे मुझे एक बात का यकीन था कि सुबह होने से कब्ल मेरी गुमशुदगी का राज फाश नहीं होगा। मैं रात के अंधेरे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती थी। सुबह हुई, मैं भूखी प्यासी अपना सफ़र जारी रखे हुए थी। थकन से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मैं कदम रोकना नहीं चाहती थी। मुझे खेतों से ज़रा फासले पर रेलवे लाइन नजर आई और मैं इस लाइन के साथ साथ चलने लगी। दोपहर से पहले पहले मैं एक छोटे से रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंच गई। मैंने एक दुकान से कागज़, लिफाफा और कलम खरीदा और प्लेटफॉर्म की संगी बेंच पर बैठकर आपको खत लिखना शुरू कर दिया। अम्मी जान, मैंने अब तक खुद को पेश आने वाले हालात की तफसील लिख दी है। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं इस खत को डाक के हवाले कर दूंगी। मैं नहीं जानती आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने फैसला किया है कि जो भी ट्रेन इस स्टेशन पर आकर रुकेगी मैं इसमें सवार हो जाऊंगी। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि कोई मेरे ताक़ुब में नहीं है और मैं मियाँ खलील की पहुंच से बहुत दूर निकल आई हूँ, तो आपको अपने ठिकाने से आगाह कर दूंगी। फिर आप मेरे पास चली आना। आप भी सोचती होंगी कि मैंने इन मुश्किल हालात में आपके पास आने का फैसला क्यों नहीं किया, तो आपकी तसल्ली के लिए बताती चलूं कि मैं आपको किसी नई मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मियाँ खलील की खबासत और शैतानियत से हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो मेहरापुर में आपके ठिकाने से आगाह है और वो मेरी तलाश में सबसे पहले वहीं आएगा। अब मैं इस खत को बंद कर रही हूँ। जिंदगी रही और खुदा को मंजूर हुआ तो कहीं न कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। आपकी बदनसीब बेटी शादा। मैंने एक गहरी सांस ली और खत को तह करके दोबारा लिफाफे में रख दिया। मकतूला शादा के खत ने मेरे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी थीं, लेकिन बहुत सी उलझनें अभी तक बाकी थीं। शादा ने मज़कूरा खत एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर बैठकर लिखा था और गाड़ी में बैठने का इरादा जाहिर किया था। यह हमारे इलाके का रेलवे स्टेशन तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस स्टेशन पर शाम के वक्त दिखाई दी थी, जबकि यह खत दोपहर में लिखा गया था।
इसका वाज़ेह मतलब यही था कि शादा ट्रेन के जरिए हमारे इलाके में पहुंची थी और ये बात भी साबित थी कि वो इस दौरान में खत पोस्ट नहीं कर सकी थी। हमारे इलाके के रेलवे स्टेशन पर उतरने की क्या वजूहात थीं? वो खत को डाक के हवाले करने के बजाय मौजू के हाथ क्यों भेजना चाहती थी? इसे मालूम था कि मेहराबपुर यहाँ से करीब ही है। ये तमाम सवालात और इन जैसे कई दूसरे सवालात मेरे जहन में सर उठा रहे थे, जिनके जवाबात सरेदस्त मेरे पास नहीं थे। बहरहाल तसल्ली बख्श बात यह थी कि मैं शादा के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो चुका था। अब दरिया की नज़दीकी झाड़ियों में इसके साथ जो अंधोनाक वाक़या पेश आया था, उसके मुजरिमान को पकड़ना और कैफ़र किरदार तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी थी। जब तक साबिर हुसैन टिकट बाबू फ़िदा हुसैन को गिरफ्तार करके ना ले आता, इस सिलसिले में पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। फ़िदा हुसैन मेरा खुसूसी टारगेट था। अलबत्ता एक बात मुझे तसब्बुर में डाल रही थी। लेडी डॉक्टर ने बताया था कि अस्पताल में शादा ने कराहने के दौरान में मियाँ खलील का नाम पुकारा था। इससे ये बात साबित होती थी कि या तो मियाँ खलील की दहशत शादा के हवासों को पूरी तरह अपने शिकंजे में कसे हुए थी, या फिर इसकी असमत को तार तार करने में मियाँ खलील पेश रहा था। अगर इस थ्योरी पर सोचा जाता तो फिर ये बात वाज़ेह थी कि मियाँ खलील शादा का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन फ़िदा हुसैन के क्वार्टर से जो शवाहिद मैंने इकट्ठे किए थे, वो कोई और ही कहानी सुना रहे थे। मामला बुरी तरह उलझ गए थे। जब कोई बात मेरी समझ में नहीं आई तो मैंने फ़िलहाल इस सिलसिले में ज़्यादा सर खपाना मुनासिब न समझा और अपना ध्यान बटाने के लिए दूसरे कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और साबिर हुसैन की वापसी तक मैं सिवाय इंतज़ार के और कुछ नहीं कर सकता था, अगरचे ये इंतज़ार मेरे लिए खासा तकलीफ दे था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे अंदाज़ों के ऐन मुताबिक थी। मकतूला शादा की मौत का सबब वो ज़हनी और जज्बाती सदमा था जो उसकी रूह को लहूलुहान करके पहुंचाया गया था, वरना इसके जिस्म पर ऐसी कोई ख़तरनाक चोट नहीं आई थी जो इसकी मौत की वजह बन सकती। जिस शख्स ने भी इस पर तशद्दुद किया था वही दरहकीकत इसकी मौत का ज़िम्मेदार था, या बाल्फाज़ दीगर इसका कातिल था जो कि मुजरिमाना हमले का ज़िम्मेदार था। शादा के तिब्बी मुआयने और लेबॉरेटरी टेस्ट के मुताबिक इसे वक़ुआ की रात 12 और 1 बजे के दरमियान मुजरिमाने हमले से मुतासिर किया गया था और इस गहरे सदमे से निढाल होकर वो बेहोश हो गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शादा की मौत का वक्त 5 और 6 बजे के दरमियान बताया गया था। बालों के कीमियाई तज़किये के बाद ये बात साबित हो गई थी कि टिकट बाबू फ़िदा हुसैन के क्वार्टर से मिलने वाले ज़नाना बाल शादा ही के थे। इन शवाहिद की रोशनी में फ़िदा हुसैन की ज़ात पूरी तरह मशकूक हो चुकी थी। एक बात मेरे जहन को उलझा रही थी और वो ये कि मकतूला शादा को बेहोशी की हालत में झाड़ियों में पाया जाना चाहिए था, जबकि वो दरिया के किनारे पड़ी हुई मिली थी। इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब फ़िदा हुसैन ही दे सकता था। मकतूला की मां का पता मुझे मालूम हो चुका था। मैंने अगले रोज़ हवलदार करमदाद को मौजा मेहरापुर रवाना कर दिया ताकि वो शादा की मां को इस सानहे की इत्तला दे सके और लाश की वसूली के लिए वो इसके वारिसों में से किसी को साथ ला सके। इसी शाम एएसआई साबिर हुसैन हमारे मतलूबा मशकूक बंदे को अपने साथ ले आया। फ़िदा हुसैन बहुत बौखलाया हुआ था। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 26 और 27 साल के दरमियान लगाया। वो एक सेहतमंद और खूबसूरत जवान था। इसके चेहरे से मक्कारी या अय्यारी जाहिर नहीं होती थी। मजमूई तौर पर वो एक शरीफ इंसान नजर आता था, लेकिन मैं इस वक्त इसे किसी और ही नज़र से देख रहा था। इसके खिलाफ मेरे पास इतना मवाद जमा हो चुका था कि मैं इसे इसके ज़ाहिरी तासुर की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो मेरे सामने खड़ा परेशान नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने इसे बैठने का इशारा किया और कहा, फ़िदा हुसैन, अगर तुम मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दोगे तो यहीं बैठे नजर आओगे, वरना बसूरत दीगर पहले मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा और इसके बाद छत से उल्टा लटका दूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है, वो लुकनत आमेर लहजे में बोला। मैंने उसे उसकी गिरफ्तारी के पस मंज़र से आगाह किया, फिर पूछा, सच सच बताओ, इस रात क्या वाक़या पेश आया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। मैंने फ़िदा हुसैन के पीछे खड़े हुए एक हट्टे कट्टे हेड कांस्टेबल को इशारा किया। उसने कॉलर से खींचकर फ़िदा हुसैन को अलिफ सीधा खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, मैंने कड़क कर कहा। अब तुम्हारे साथ वही सुलूक किया जाएगा जिसके तुम मुस्तहिक हो, वो कपकपाते हुए लहजे में बोला। मैंने क्या जुर्म किया है जो आप मुझे गिरफ्तार करके ले आए हैं? हेड कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पर एक जोरदार झापड़ रसीद करते हुए कहा। ओए, मलिक साहब से सवाल करता है, जानता नहीं है वो वड्डे थानेदार हैं।
मैंने पूछा। फिदा हुसैन, तुमने शादा को बर्बाद करने के बाद इसे क्यों कत्ल किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया जनाब, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। मैं तो किसी शादा को जानता भी नहीं। ओए बहन के मामे, तुम शादा को नहीं जानते? हेड कांस्टेबल ने उसकी कमर पर एक जोरदार लात जमाई। जिसको प्लेटफॉर्म से घेर कर लाए थे वो तुम्हारी क्या लगती थी? फिदा हुसैन ने खौफजदा नजरों से मुझे देखा, लेकिन बज़ाहिर मजबूत लहजे में बोला, आपके पास क्या सबूत है कि कोई लड़की मेरे क्वार्टर में आई थी? आप किसी ठोस सबूत के बगैर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब तुम हमें कानून सिखाओगे, बागड़ बिल्ले की औलाद? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह है तुम्हारी माँ का कसम सबूत, लो देखो। मैंने इसके सामने मेज पर शादा की टूटी हुई चूड़ियां और उसकी गठरी से बरामद होने वाली अशिया में झाड़ियों से मिलने वाला दुपट्टा और सैंडल रखते हुए खूंखार लहजे में इस्तफसार किया। इन चीजों को पहचानते हो? वो लसीता लहजे में बोला। आपको ये सब कुछ कहाँ से मिला है? ओए सुअर के तुखम, फिर सवाल करता है? हेड कांस्टेबल ने उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। हमने ये चीजें तुम्हारे क्वार्टर से बरामद की हैं, और वहां से बरामद की हैं जहां तू मकतूला शादा की इज्जत से खेला था। वो थर-थर कांपने लगा। जनाब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ना तो किसी को कत्ल किया है और ना ही किसी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं अपनी बेगुनाही के लिए बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। यकीनी तौर पर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओए गलतफहमी के घोड़े, मैंने गजदार आवाज में कहा, शराफत से अपने जुर्म का इकरार कर लो, वरना हमें जबान खुलवाने के 101 तरीके आते हैं। मलिक साहब, आप इस गोर बिज्जू को मेरे हवाले करें। हेड कांस्टेबल ने फिदा हुसैन को कड़े तेवरों से घूरा। मैं 2 मिनट में इसका बाजा बजा दूंगा, फिर ये किसी रिकॉर्ड की तरह बचने लगेगा। क्या ख्याल है फिदा हुसैन? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझसे ताउन करने को तैयार हो या तुम्हें हेड कांस्टेबल के हवाले कर दूं? फिदा हुसैन की समझ में ये बात तो आ गई थी कि उसकी जान छूटना मुमकिन नहीं था। वो बारी बारी मुझे और हेड कांस्टेबल को सरासीमा नजरों से देखने के बाद बोला, जनाब, अगर मैं आपको सच सच सब कुछ बता दूं तो आप मुझे माफ कर देंगे ना? मैं मुजरिमों से ऐसा वादा नहीं करता, मैंने सख्त लहजे में कहा। पहले तुम अपना सच उगलो, इसके सुनने के बाद मैं कोई फैसला करूंगा। जनाब, एक बात का तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि मैंने शादा को कत्ल नहीं किया। बस मैं वो। हाँ हाँ बोलो, मैंने कहा। मैं तुम्हारी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि मैं झूठ नहीं सुनूंगा। मैं इस बात की तस्दीक कर चुका हूँ कि वेटिंग रूम से तुम मकतूला शादा को बहला फुसला कर अपने क्वार्टर में लाए थे। जी हाँ थानेदार साहब, वो ताबुल पर आमादा नजर आने लगा। बेशक मुझसे ये गलती हुई थी। मैंने पूछा, वो कितनी देर तुम्हारे क्वार्टर में रुकी थी? वो थोड़ी देर के बाद चली गई थी। मैंने हेड कांस्टेबल को इशारा किया। उसने लात और घूंसों से फिदा हुसैन की ठुकाई कर दी। जब फिदा हुसैन का हाल बेहाल हो गया तो मैंने हेड कांस्टेबल को हाथ रोकने का इशारा किया। वो रुक गया। फिदा हुसैन बुरी तरह हाँफ रहा था और उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गजबनाक लहजे में कहा, मैंने कहा था ना, अब मैं झूठ नहीं सुनूंगा। इसकी हालत खासी दिगरगूं हो रही थी। उसने अपने फटे हुए होंठों से बहने वाले खून को आस्तीन से साफ किया और शकस्ता लहजे में बोला, माई बाप मुझे माफ कर दें, मेरी 7 नस्लों की तौबा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इसने थूक निगलकर हलक तर किया और फिर बोला, आप अपने सिपाही को बाहर भेज दें, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। इसने दहशतनाक नजरों से हेड कांस्टेबल की जानिब देखा, जिसने थोड़ी देर पहले इसकी अच्छी खासी धुनाई की थी। मैंने कहा, अगर तुमने सच बोलने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने हेड कांस्टेबल को इशारा किया कि वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चला जाए। हेड कांस्टेबल ने एक उचटती सी निगाह फिदा हुसैन पर डाली और लंबे डग भरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं फिदा हुसैन की जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई फिदा हुसैन, तुम शादा को अपने क्वार्टर में क्यों लेकर आए थे? वो बोला, मैंने फेरी वाले मौजू को शादा से बातचीत करते हुए देख लिया था। शादा को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि या तो वो घर से भागी हुई कोई लड़की है या फिर अपने साथी मुसाफिर से बिछड़ गई है। मैंने मौजू से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो लड़की मौजू के साथ कोई लिफाफा कहीं भिजवाना चाहती है और तुमने वो लिफाफा पहुंचाने का फैसला कर लिया। वो सांस लेने को रुका तो मैंने सवाल दाग दिया। वो तामुल करते हुए बोला, आप यकीन करें थानेदार साहब, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। मैं वाकई इसकी मदद करना चाहता था। और फिर तुम इसके पास वेटिंग रूम में पहुंच गए? जी हाँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला।
और वहां पहुंचकर मुझे इस लड़की से हमदर्दी पैदा हो गई। क्या पहली ही मुलाकात में उसने तुम्हें अपने हालात से आगाह कर दिया था? वो बोला। मैं इसकी सूरत देखकर ही समझ गया था कि वो कोई मुसीबत ज़दा लड़की है। मैंने इसे थोड़ा सा कुरेदा तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने इससे वादा किया कि सुबह इसका लिफाफा मैं डाल दूंगा, या अगर वो कहेगी तो खुद जाकर मेहराबपुर पहुंचा दूंगा। आप तो जानते ही हैं मेहराबपुर यहाँ से कौन सा ज़्यादा दूर है। मैं अपनी साइकिल पर आधे घंटे में वहाँ पहुँच सकता था। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने इसे मशवरा दिया कि यूँ रात के वक्त वेटिंग रूम में बैठे रहना इसके लिए ठीक नहीं है। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि वो किसी मजबूरी के तहत इस स्टेशन पर उतर गई थी, वरना इसे जाना तो आगे था। मैंने कहा, अब तो कोई ट्रेन सुबह ही इस स्टेशन पर आएगी। अगर वो चाहे तो मेरे क्वार्टर में रात बसर कर ले। वो मेरी तजवीज़ पर पसो पेश करने लगी। मैंने कसम खाकर इसे यकीन दिलाया कि वो मेरी छोटी बहन की तरह है। इसे मेरे क्वार्टर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी सी सोच विचार के बाद वो मेरे साथ चलने पर रजामंद हो गई। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दिल में इसके लिए किसी किस्म की कोई बुराई नहीं थी। फिदा हुसैन का तवील वजाहती बयान ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा, इसके बाद तुम शादा को अपने क्वार्टर में ले आए? उसने उस बात में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, फिदा हुसैन, तुम छड़े छाट हो, अपने क्वार्टर में तन्हा रहते हो, इसके बावजूद भी तुमने एक जवान और नामहरम लड़की को रात गुजारने के लिए अपने क्वार्टर में ले आए। क्या तुमने ये नहीं सुन रखा कि जब मर्द और औरत कहीं तन्हा हो तो इनके दरमियान शैतान आ जाता है जो इन्हें बहकाने की पूरी कोशिश करता है? वो एक लम्हे सोचने के बाद बोला, सुन तो रखा था, लेकिन मैं चूंकि उसे छोटी बहन बनाकर लाया था इसलिए इत्मीनान था कि शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़कर सर झुका दिया। मैं समझा कि अब वो अपने जुर्म का इकरार करने वाला है। ये लम्हात बड़े सनसनीखेज थे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फिदा हुसैन ने सर उठाया। मैंने देखा उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो भराई हुई आवाज में गोया हुआ, वाकई किसी ने सच ही कहा है कि नामहरम औरत और मर्द को तन्हाई में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हमारे दरमियान भी इस रात शैतान आ गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी इज्जत रख ली। अगरचे पहले कि मैं शैतान का आलाकार बन जाता। दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर सवालिया नजर से फिदा हुसैन की जानिब देखा। वो बात जारी रखते हुए बोला, मैंने शादा को अपने क्वार्टर के अंदरूनी कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया था, जबकि मैं खुद बैरूनी कमरे में सोने के लिए लेट गया था। लेकिन इस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं मुसलसल जाग रहा था और बार बार करवटें बदल रहा था। कोई 11:30 बजे रात मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं आपे से बाहर हो गया हूँ। मुझे चारों तरफ शादा नजर आ रही थी और मैं शैतान के बिल्कुल काबू में आ चुका था। पता नहीं मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही थी। अब सोचता हूँ तो यही समझ में आता है कि शैतान ने मेरे हवास पर कब्जा जमा लिया था। मैं बार बार अपने जहन में उभरने वाले मनफी ख्यालात को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा करने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। मैंने खुद को लानत मलामत भी की कि मैं शादा को छोटी बहन बनाकर अपने क्वार्टर में लाया हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में ऐसे बेहुदा जज्बात नहीं रखने चाहिए। लेकिन मेरा जहन इस वक्त कोई भी दलील, कोई भी नसीहत मानने को तैयार नहीं था। शैतान मेरे दिलो दिमाग पर काबिज था और चीख चीख कर कह रहा था कि हम सिर्फ एक औरत और मर्द हैं, इसके सिवा हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। आखिरकार मैं शैतान के हाथों बेबस होकर अपने बिस्तर से उठा और अंदरूनी कमरे में चला गया। और तुमने शादा पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की? हाँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने कोशिश तो यही की थी, लेकिन मेरे खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसने मेरी इज्जत रख ली। मैंने पूछा, तुमने दरवाजे पर किसी दस्तक का जिक्र किया था, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। वो सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, मैंने अंदरूनी कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेटी हुई शादा को काबू करने की कोशिश की थी। वो इस वक्त कच्ची नींद में थी। हड़बड़ाकर उठ बैठी और खौफजदा नजर से मुझे देखने लगी। भाई, उसके होंठ लरज उठे। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने इसकी बात का जवाब देने के बजाय इसको छापने की कोशिश की तो वो तड़प कर बिस्तर से नीचे उतर आई। मैंने उसकी कलाई थामकर उसे अपनी जानिब खींचा तो उसकी कई चूड़ियां टूट गईं। इसके साथ ही उसके होंठों से दबी दबी सी इसकी खारिज हुई। मगर मेरे हवास पर तो शैतान सवार था। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश के दौरान में वो एक मर्तबा
कमरे के फर्श पर गिर भी गई। यही वक्त था जब मुझे बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखने लगा। फिर मुझे होश आ गया। जैसे ही मेरे खवास बहाल हुए, मैं शादा को वहीं फर्श पर छोड़कर बैरूनी दरवाजे पर आया और सख्त लहजे में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं शादा का घर वाला हूँ। वो मुझसे नाराज होकर घर से चली आई है। मुझे पता चला है कि वो इस क्वार्टर में है। इसे बाहर भेज दो, मुझे अंदर आने दो। मैं खुद इसे मना कर वापस ले जाऊंगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ अली है। मैं तसब्सुम में मुब्तला हो गया। मेरे जहन में एक ख्याल तो यह आया कि मैं शादा की वहाँ मौजूदगी से इनकार कर दूं, इसके शोहर से कह दूं कि यहाँ कोई शादा वादा नहीं है। लेकिन फिर मुझे मेरे ज़मीर ने मलामत की। मैं अपने आप ही से उलझ रहा था कि बाहर से शादा के शोहर ने कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझे अंदर आने दो। वो मुझसे बुरी तरह नाराज है, इसलिए बाहर नहीं आएगी। मैं खुद उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि तुम बाहर ही ठहरो, मैं इसे बुलाता हूँ। मैंने अंदर आकर शादा से इसके शौहर की आमद का जिक्र किया। मारे नदामत के मैं उसकी तरफ पीठ फेरे खड़ा था। उसने सिर्फ एक सवाल किया और वो भी सपाट लहजे में, क्या आरिफ अली अकेला आया है? मैंने कहा, मैंने देखा नहीं, वो बाहर गली में खड़ा है, तुम खुद मालूम कर लो। उसने जल्दी जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त किया और बैरूनी दरवाजे पर पहुंचकर बाहर खड़े हुए आरिफ अली से बातें करने लगी। मुझे अपनी हरकतों पर इस कदर शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि मैं अंदरूनी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इस वक्त मैं चौंक उठा जब शादा दरवाजा खोलकर क्वार्टर से बाहर निकल गई। मैं पत्थर का बुत बना काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे सकता हो गया हो। जब मैं सोचने समझने के काबिल हुआ तो मैंने अपने हालात पर गौर किया। मुझसे जो हरकत सरजद हुई थी, इसके बारे में सोच सोच कर मैं जमीन में गड़ा जा रहा था। शादा वहां से जा चुकी थी। वो लड़की जिसे मैंने अपनी छोटी बहन बनाया था, मुझसे मेरी ज्यादती का गिला शिकवा किए बगैर अपने शौहर के साथ चली गई थी। वो पूरी रात मैंने जागते हुए पशेमानी के आंसू बहाते हुए गुजार दी। सुबह होने से पहले ही मैं तेज बुखार में फूंक रहा था। मैंने अपने साथी बुकिंग क्लर्क से अपनी माँ की तबीयत की खराबी का बहाना किया और फिर फौर अपने गांव रवाना हो गया। मुझे डर था कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुक गया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। फिदा हुसैन अपनी सफाई पेश कर चुका तो उसका चेहरा आंसुओं से धुलकर तरोताज़ा हो चुका था। उसकी हालत से अंदाज़ा होता था कि उसने अपने बयान में झूठ की मिलावट नहीं की होगी। मैं इसकी तरफ से खासी हद तक मुतमईन हो गया था, लेकिन उसने अपना इत्मीनान इस पर जाहिर नहीं होने दिया और पूछा, फिदा हुसैन, क्या तुम शादा के शौहर आरिफ अली को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं जनाब, उसने नफी में सर हिलाया। मैंने तो उसकी सूरत ही नहीं देखी। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैंने सवाल किया। शादा ने आरिफ अली के साथ जाने से पहले किस किस्म की गुफ्तगू की थी? ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि शादा के खत से ये जाहिर होता था कि वो अपने शौहर की असलियत से वाकिफ हो चुकी थी। ऐसी सूरत में वो एक दलाल शौहर के साथ जाने का फैसला नहीं कर सकती थी। उसका एक ही मतलब था, या तो आरिफ अली ने इसे अपनी बातों से राम कर लिया था, या फिर वो फिदा हुसैन के रवैये के बायस जल्द इज़ जल्द इस क्वार्टर से जान छुड़ाना चाहती थी। उसकी एक जानिब कुआं था और दूसरी तरफ खाई। शायद उसने खाई में गिरने का फैसला कर लिया था। फिदा हुसैन ने जवाब दिया, जनाब, इस वक्त मेरी वो हालत हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान क्या बातें हुई थीं। क्या तुमने शादा के जाने के बाद बाहर निकलकर ये देखने की कोशिश की थी कि वो दोनों किस तरफ गए थे? नहीं जनाब, उसने बताया। इस वक्त मेरे सोचने समझने और अमल करने की सारी सलाहियतें सल्ब होकर रह गई थीं। मैंने इसे शादा को झाड़ियों में पेश आने वाले वाक़ये और इसकी मौत के बारे में बताया और कहा, फिदा हुसैन, अगरचे तुमने मेरे साथ बहुत ताउन किया है, लेकिन मैं तुम्हारे बयान की तस्दीक किए बगैर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हें कुछ रोज़ तक हमारा मेहमान रहना होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो मफाहिमाना अंदाज में बोला। शायद इसी तरह मेरे ज़मीर में चुभी हुई फांस निकल सके। कुछ न कुछ सज़ा तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं वो बखुशी हवालात में रहने को तैयार हूँ। इसी वक्त एक कांस्टेबल ने आकर इतला दी कि हवलदार करमदाद मेहराबपुर से वापस आ गया है। मैंने इसे फौरी तौर पर अंदर कमरे में बुला लिया। करमदाद के साथ एक अधेड़ उम्र औरत और एक ज़ईफ शख्स भी था। वो अधेड़ उम्र औरत यकीनी तौर पर मकतूला शादा की माँ थी, जो अपनी बेटी की मौत पर गिरियावज़ारी कर रही थी। इसके साथ आने वाला ज़ईफ शख्स खामोश और संजीदा था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम खुदाबख्श था और वह शादा का खालू था, जबकि शादा की माँ का नाम ज़हूर बीबी था। मैंने फिदा हुसैन को हवलदार करमदाद के हवाले किया और ख़ास तौर पर ताकीद कर दी कि इसके आराम का ख्याल रखा जाए।
हवलदार फिदा हुसैन को लेकर कमरे से बाहर निकल गया तो मैं मकतूला शादा की मां ज़हूर बीबी की जानिब मुतवज्जे हो गया। शादा के साथ जो कुछ पेश आया था वो मैंने मुख्तसर तौर पर ज़हूर बीबी और खुदा बख्श के गोश गुजार किया। फिर मैंने शादा का खत पढ़कर इन्हें सुनाया। पूरी तफसील सुनने के बाद ज़हूर बीबी धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने ज़ारो कतार रोते हुए आहों, सिसकियों और हिचकियों के दरमियान मुझे जो मालूमात बहम पहुँचाई, मैं उनका खुलासा यहाँ तहरीर कर रहा हूँ ताकि आप इस केस को बआसानी समझ सकें। शादा का ताल्लुक कंगनवाल के गरीब घराने से था। उसका बाप मास्टर फिरोजदीन गांव के स्कूल में पढ़ाता था। शादा फिरोजदीन और ज़हूर बीबी की अकलौती औलाद थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत और हसीन जमील थी कि पूरे गांव में उसके जमाल का चर्चा था। शादा ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मास्टर फिरोजदीन ने गांव ही के गबरू जवान लियाकत महमूद से उसका रिश्ता तय कर दिया ताकि दूसरों के मुंह बंद हो जाएं। शादा खुद भी लियाकत महमूद को दिलो जान से पसंद करती थी। इस मंगनी को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि गांव के चौधरी बड्डे मियाँ फजल हुसैन के इकलौते ओबाश फरजंदे अर्जुमंद मियाँ खलील की नज़र शादा पर पड़ गई और वह इसके हुस्न का दीवाना हो गया। बड्डे मियाँ खुद भी कुछ कम नहीं था, लेकिन जब से इसे फारिज हुआ था मियाँ खलील ने मनमानी शुरू कर दी थी। वो कंगनवाल का मुस्तकबिल का चौधरी था और गैर नसाबी सरगर्मियों में अपने बाप से भी 2-4 हाथ आगे की चीज़ था। शादा की एक झलक ने मियाँ खलील को बेखुद कर दिया था। वो एक ही गांव में रहते थे। मुमकिन है मियाँ खलील ने इसे पहले भी कई बार देखा हो, बल्कि यकीनी तौर पर देखा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, हर काम का एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है। किस्सा मुख्तसर, मियाँ खलील एक रोज़ शादा के बाप फिरोजदीन से मिला। फिरोजदीन इस वक्त स्कूल से निकलकर घर की जानिब आ रहा था। मियाँ खलील ने मास्टर फिरोजदीन को सलाम किया और कहा, मास्टर जी, आपसे एक ज़रूरी काम पड़ गया है। उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मास्टर फिरोज मियाँ खलील के किरदार और करतूतों से अच्छी तरह आगाह था और वो इसकी चौधराना कुव्वत से भी वाकिफ था। लिहाजा नर्म लहजे में उसने पूछा, चौधरी साहब, आपको मुझ गरीब से ऐसा क्या काम पड़ गया है? मास्टर जी, मियाँ खलील ने अपने मिजाज के खिलाफ मोतदिल लहजे में कहा, दरअसल मुझे आपकी बेटी शादा पसंद आ गई है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मास्टर फिरोज को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। वो मियाँ खलील की खुदसरी से वाकिफ था और ये भी जानता था कि वो पहले से शादीशुदा भी था और इसके 2 बच्चे भी थे। मास्टर ने लहजे को नर्म रखते हुए कहा, मियाँ साहब, आप तो माशाल्लाह खैर से शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं। इस्लाम में 4 शादियों की गुंजाइश है। मियाँ खलील ने कदरे सख्त लहजे में कहा, और मेरी तो सिर्फ एक ही बीवी है। लेकिन अल्फाज मास्टर फिरोजदीन के हलक में अटक रहे थे। लेकिन क्या मास्टर जी, जरा खुलकर बोलें। मैं शादा का रिश्ता तय कर चुका हूँ, फिरोजदीन ने कहा। रिश्ता टूट भी तो सकता है। नहीं, फिरोजदीन ने नफी में गर्दन को झटका दिया। मैं जबान दे चुका हूँ, अब ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मियाँ खलील के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे वो अंदरूनी गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। वो फुनकारते हुए बोला, अच्छी तरह सोच लो मास्टर जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मास्टर फिरोज ने हिम्मत करके कहा, चौधरी साहब, आप मुझ पर रहम करें, मैं तो आपको अपना ससुर बनाने की बात कर रहा हूँ। मियाँ खलील तंजिया लहजे में बोला, और आप मुझसे रहम की भीख मांग रहे हैं। मास्टर फिरोजदीन ने कहा, आप इसे भीख समझकर ही मुझे दे दें। शादा का ख्याल दिल से निकाल दें, अब वो किसी और से मंसूब हो चुकी है। जो चीज़ हमारे दिल में समा जाती है ना मास्टर, हम इसे हासिल करके ही छोड़ते हैं। मियाँ खलील तमाम लिहाज और मुरब्बत को बालाए ताक रखकर लौफराना अंदाज में बोला। मास्टर कदरे नर्म लहजे में बोला, शादा कोई चीज़ नहीं है छोटे चौधरी साहब, वो एक जीता जागता इंसान है और इसकी एक जीते जागते इंसान से मंगनी हो चुकी है और ये मंगनी टूट भी नहीं सकती। मियाँ खलील ने तमस्कुराना अंदाज में कहा, जी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बस तो फिर ठीक है, मियाँ खलील ने फैसलाकुन लहजे में कहा, अगर ये मंगनी नहीं टूट सकती तो शादा के मंगेतर को टूटना पड़ेगा। मियाँ खलील की धमकी देकर चला गया और मास्टर फिरोजदीन अपने जहन में फिक्रों और अंदेशों को बसाकर घर आ गया। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि रात भर सो भी न सका। दूसरी सुबह उसके जहन में पलने वाले खदशात ने हकीकत का रूप धार लिया। बेरी वाले खूह के नज़दीक लियाकत महमूद की कटी फिटी लाश पाई गई थी। इसे कुल्हाड़ियों के वार करके बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया गया था। मास्टर बखूबी जानता था कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। शादा रुखसती से पहले ही उजड़ कर रह गई थी।
چند روز بعد میاں خلیل بنفس نفیس ماسٹر فیروز الدین کے گھر آیا اور افسوسناک لہجے میں بولا، ماسٹر جی، مجھے لیاقت کی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ وہ بظاہر ماسٹر فیروز الدین کے پاس تعزیت کے لیے آیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ ماسٹر فیروز الدین نے دل شکستہ لہجے میں کہا، ہاں چودھری صاحب، شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میاں خلیل بالفور مطلب پر آ گیا۔ اب کیا ارادہ ہے ماسٹر جی؟ ماسٹر فیروز الدین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میاں خلیل نے پھونڈے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اب تو شادہ کی نسبت ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس کوئی اور اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ماسٹر فیروز الدین نے فی الحال اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ در حقیقت اس نے میاں خلیل کو وقتی طور پر ٹال دیا تھا۔ میاں خلیل چلا گیا تو ماسٹر کی بیوی ظہور بی بی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ چودھری ان کے گھر کیوں آیا تھا۔ شادہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ ماسٹر فیروز الدین نے اپنی بیوی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا شادہ کے ابا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا، ماسٹر فیروز الدین نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے چھوٹے چودھری کے ارادے ٹھیک دکھائی نہیں دیتے، رب خیر کرے۔ دونوں میاں بیوی دیر تک سر جوڑے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے، لیکن امید کی کوئی کرن بھی دکھائی نہ دی۔ اب میاں خلیل نے آئے روز ماسٹر فیروز الدین کے گھر کے پھیرے بھرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک دن ماسٹر کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا، میاں جی، میں کسی بھی صورت میں شادہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، آپ یہ روزانہ کی آمد و رفت بند کر دیں۔ میاں خلیل کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو؟ میری جانب سے چٹا جواب ہی سمجھے۔ ماسٹر، تم چھوٹے آدمی ہو، میاں خلیل نے حقارت آمیز انداز میں کہا، اور چھوٹے آدمی کو عزت راس نہیں آتی۔ میں تو تمہاری بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ ماسٹر فیروز الدین نے بے خوفی سے کہا، میں تمہاری حوث کاریوں سے واقف ہوں میاں خلیل، اس لیے تمہارے جھانسے میں نہیں آ سکتا۔ تم مجھے عزت نہیں دے رہے بلکہ میری عزت کا جنازہ نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ میاں خلیل کو حیرت تھی کہ ماسٹر اتنا باہمت کیسے ہو گیا تھا۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جو لڑکی مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے چھوڑتا ہوں۔ تم بخوبی جانتے ہو میں شادوں کو اٹھوا بھی سکتا ہوں۔ تو میری لاش کے اوپر سے گزر کر ہی شادہ تک پہنچو گے میاں خلیل؟ ماسٹر فیروز الدین نے ٹھوس لہجے میں کہا، ضرورت پڑی تو تمہاری لاش بھی گرا دوں گا، میاں خلیل نے تیز لہجے میں کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ماسٹر فیروز الدین کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ آیا یہ ایک اتفاق تھا یا ماسٹر فیروز الدین کی موت میں کسی طرح بھی میاں خلیل کا ہاتھ شامل تھا۔ ماسٹر فیروز الدین کے تہجیز و تکفین کے بعد میاں خلیل نے شادہ کی ماں ظہور بیوی کو شیشے میں اتارنا شروع کیا۔ ظہور بیوی نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے میاں خلیل سے کہا کہ وہ ماسٹر کے چہلم کے بعد اس سلسلے میں کوئی بات کرے گی۔ میاں خلیل وقتی طور پر ٹل گیا۔ ظہور بیوی نے حوصلہ افزا انداز میں میاں خلیل سے بات کی تھی اور وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ ظہور بیوی در حقیقت کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ شادہ کو ساتھ لے کر اپنی بہن فضیلت بیگم کے پاس مہراب پور چلی آئی۔ خدا بخش اور فضیلت بیگم کو جب حقیقت حال کا علم ہوا تو انہیں ظہور بیوی اور شادہ کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے انہیں مستقل طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب کچھ عرصہ امن و امان سے گزر گیا تو شادہ کی شادی نہایت سادگی کے ساتھ مہراب پور کے ایک نوجوان عارف علی سے کر دی۔ عارف علی خدا بخش کے پڑوس میں رہتا تھا اور شادہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ وہ تنہا رہتا تھا اور خدا بخش کی نظر میں وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ ازاں بعد عارف علی شادی کے چند روز بعد شادہ کو دوسرے گاؤں لے گیا تھا۔ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شادہ کو لے کر کنگنوال جا رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات شادہ کے خط سے معلوم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس کیس کی چند بڑی کڑیاں ابھی میری دسترس سے دور تھیں۔ شادہ کی لاش کو خدا بخش اور ظہور بیوی کے سپرد کر دیا گیا تھا، جسے وہ اسی روز اپنے ساتھ مہراب پور لے گئے تھے۔ میں نے دوسرے روز علاقہ ایس پی سے ملاقات کی اور اسے بالتفصیل صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایس پی نے میری اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اسی روز میں نے عدالت سے عارف علی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔
फिदा हुसैन की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि शादा वक़्वे की रात आरिफ अली के साथ गई थी। अगर आरिफ अली मेरी गिरफ्त में आ जाता और मैं इस पर कुछ मेहनत करता तो शादा के कत्ल और इसकी बर्बादी का उक्ता हल हो सकता था। वैसे भी फिदा हुसैन मेरे दायरा शक से करीब करीब निकल ही चुका था। अब आरिफ अली मेरा खुसूसी टारगेट था। इसी रोज़ मैं इसकी गिरफ्तारी के लिए कंगनवाल रवाना हो गया। कंगनवाल मेरे थाने से 1 दिन की मुसाफत पर था। आरिफ अली को मैंने बआसानी तलाश कर लिया था। वो कंगनवाल ही में मौजूद था। ताहम इसकी गिरफ्तारी में मियाँ खलील ने खासी रुकावट डाली थी। मैंने हकीकत हाल को खुफिया रखते हुए मियाँ खलील से कहा था कि बस मामूल की पूछगछ के लिए मैं आरिफ कोचवान को थाने ले जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि ये टांगे चोरी करके दूसरे शहरों में बेचता है। मियाँ खलील भारी तनोतुश का मालिक एक बदमाश सूरत शख्स था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रख छोड़ी थीं और रवायती चौधरियों की तरह खासा रोब दाब वाला लगता था। वो एक आवारा सूरत और मगरूर इंसान दिखाई देता था। उसने आरिफ अली को तसल्ली दी कि वो किसी भी किस्म की फिक्र ना करे। अगर इसके साथ कोई ज्यादती की गई तो वो अदालत से रिजू करेगा। मैं आरिफ अली को साथ लेकर दूसरे रोज थाने पहुंचा और उसे हवालात में डाल दिया। इस वक्त रात हो चुकी थी। मैं दूसरी सुबह उससे पूछगछ करना चाहता था। दूसरी सुबह मैं थाने पहुंचा तो आरिफ अली को अपनी गिरफ्तारी की वजह मालूम हो चुकी थी। मैंने इसे अपने कमरे में बुलाया तो वह सख्त घबराया हुआ था। मैंने इसे नजरों में तोलते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, कंजर की औलाद, हमें तुम्हारे सारे करतूतों का पता चल गया है। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी ज़बान से अपने हर जुर्म का इकरार कर लो। वो आए बाएं शाएं करने लगा। मैंने एक खौफनाक सूरत हवलदार को अपने कमरे में बुलाया और उसे हुक्म दिया, इस बदमाश ने मुंह में घुनघुनियाँ डाल रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बोले और फर फर बोले। इसे अपने साथ ले जाओ। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब। हवलदार ने आरिफ अली को यूं देखा जैसे कसाई बकरे को देखता है। मेरे इलाज से तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। इसकी सारी घुनघुनियाँ तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम की तरफ से आरिफ के बिलबिलाने की आवाज़ें आने लगीं। फिर इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हम पुलिस वाले बेजा तशद्दुद के लिए खासे बदनाम हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम आम तौर पर बेजा सख्ती करते हैं। सुबह शाम हमारा मुजरिमों से वास्ता रहता है और ये लोग सीधे साधे शरीफ इंसान नहीं होते कि हम जो पूछें इसका फौरी तौर पर ठीक ठीक जवाब दे दें। इनकी ज़बान खुलवाने के लिए हमें हमेशा इनकी थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ो करनी पड़ती है। 1 घंटे के बाद आरिफ अली जल्लाद सूरत हवलदार की ज़ेर निगरानी मेरे कमरे में आया। पहली ही नज़र में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अंदर से टूट फूट चुका था। हवलदार के चेहरे पर भी दबा दबा जोश साफ नज़र आ रहा था। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ले मलिक साहब, बंदा ताउन के लिए तैयार है। मैंने पूछा, क्या तुमने इसके मुंह की घुनघुनियाँ निकाल दी? बिल्कुल जनाब, वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। मैं तो इसका और भी बहुत कुछ निकालने वाला था, लेकिन ये जल्दी राह रास्त पर आ गया। अब आप पूछ लें जो पूछना है। मैंने हवलदार को बाहर जाने का इशारा किया और आरिफ अली की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो अचानक मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। थानेदार साहब, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ही बेकसूर हूँ, लेकिन आप इतना यकीन कर लें कि मैंने शादा को कत्ल नहीं किया। फिर शादा का कातिल कौन है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वो मिन्नत-आमेज़ लहजे में बोला, लेकिन आप वादा करें कि मुझे जेल जाने से बचा लेंगे। मैं मुजरिमों से इस किस्म के वादे नहीं करता, मैंने सख्त लहजे में कहा। अगर तुमने कोई खता की है तो तुम्हें इसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। अलबत्ता मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने तमाम वाक़यात की तफसील मुझे ठीक ठीक बता दी तो मैं तुम पर हल्की दिफा लगाऊंगा और तुम्हारी सज़ा को कम से कम करवाने की कोशिश भी करूँगा। यानी आप मुझे वादा माफ़ गवाह बना लेंगे? अगर तुम्हारी गवाही इस केस में मुफीद साबित हुई तो मैं इस सिलसिले में सोचूंगा, मैंने कहा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि तुम शादा को पेश आमदा हालात की वजाहत करो। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने अपने और मियाँ खलील का सारा कच्चा चट्टा खोलकर बयान कर दिया। आरिफ अली ने जो तवील बयान दिया, मैं इसमें से नहायत अहम वाक़यात का यहाँ जिक्र करता हूँ। आरिफ अली, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मेहराबपुर का रहने वाला था और शादा के खालू खुदा बख्श का पड़ोसी भी था। इसका कोई आगे पीछे नहीं था और वो घर में तन्हा ही रहता था। आरिफ अली दिन भर लारी अड्डे से सवारियां उठाता और मेहराबपुर और गिरदोनवा के दूसरे गांव तक पहुंचा देता। टांगा बानी ही उसका जरिया रोजगार था। कुछ अर्सा कबल वो लारी अड्डे परवा के एक दुकान से सिगरेट खरीद रहा था कि 2 अजनबी अशखास उसके पास आकर खड़े हो गए।
वो सिगरेट का पैकेट लेकर अपने टांगे की जानिब बढ़ने लगा तो इनमें से एक शख्स ने पूछा, आरिफ अली तुम्हारा ही नाम है? आरिफ अली ने कहा, जी, बंदे को ही आरिफ अली कहते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम हमें कैसे पहचान सकते हो? दूसरे शख्स ने कहा, हम इधर पहली मर्तबा आए हैं। आए टांगे में बैठे। आरिफ अली ने खुश दिली से कहा, आप जहाँ कहेंगे मैं छोड़ दूंगा। इनमें से एक ने कहा, दरअसल हम तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। हमें पता चला है कि तुम इस अड्डे पर अकेले टांगे वाले हो, इसलिए सोचा तुम ही से पूछ लिया जाए। आपको किस किस्म की बातें पूछना है? आरिफ अली ने सवालिया नजर से अजनबी अफराद की तरफ देखा। इस वक्त तक वो बातें करते हुए आरिफ अली के टांगे के करीब पहुंच चुके थे। हम दो औरतों के बारे में जानना चाहते हैं। इनमें से दराज कामत शख्स ने कहा, एक अधेड़ उम्र औरत है और दूसरी उसके साथ 19-20 साल की एक जवान लड़की है। दरअसल हमें इनकी तलाश है। हो सकता है कि वो तुम्हारे टांगे में बैठकर कहीं गई हों। हमने इनका पक्का पता चला लिया है। वो इसी लारी अड्डे पर बस से उतरी थी। आरिफ अली का ध्यान फिलफौर अपने पड़ोसी खुदा बख्श के मेहमानों की तरफ चला गया। इन अजनबी अफराद ने इन औरतों का जो हुलिया बयान किया था, खुदा बख्श की मेहमान औरतें इस हुलिये पर फिट बैठती थीं, लेकिन सरेदस्त आरिफ ने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। क्यों? कुछ याद आ रहा है? आरिफ अली को खामोश देखकर पस्ता कामत शख्स ने पूछा। नहीं। आरिफ अली ने लुकनज़दा लहजे में गैर इरादी तौर पर इनकार कर दिया। फिर पूछा, आप लोग इन औरतों को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? दराज कामत शख्स आरिफ अली की हिचकिचाहट से शक में मुब्तला हो गया। उसने कहा कि ये बड़ी खतरनाक औरतें हैं। इन्होंने हमारे चौधरी साहब को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम इन्हें वापस कंगनवाल लेकर जाएंगे, बस एक बार वो हमें नजर आ जाएं। कंगनवाल के जिक्र पर आरिफ अली को यकीन हो गया कि इन अफराद को इन्हीं औरतों की तलाश है जो खुदा बख्श के घर में ठहरी हुई थीं, क्योंकि खुदा बख्श ने एक बार रवा रवी में इसे बताया था कि इसके घर कंगनवाल से कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। आरिफ अली को सोच में डूबा देखकर इन अफराद का शक पुख्ता होने लगा। दराज का शख्स ने कहा, हमारे चौधरी साहब इधर ही एक होटल में ठहरे हुए हैं। जो शख्स इन औरतों के बारे में कोई इतला देगा उसे अच्छा खासा इनाम भी दिया जाएगा। आरिफ अली के दिल में लालच ने सर उभारा। उसने जल्दी से पूछा, आपके चौधरी साहब किस होटल में ठहरे हुए हैं? आरिफ अली की दिलचस्पी को देखते हुए इन अफराद को यकीन हो गया कि वो इन औरतों के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। वो इसे अपने साथ मियाँ खलील के पास ले गए, जो लारी अड्डे पर एक होटल में मौजूद था। इसके बाद का काम मियाँ खलील के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आरिफ अली ने इसे सब कुछ बता दिया। मियाँ खलील ने आरिफ अली से वादा किया कि अगर वो शादा को यहाँ से निकाल कर किसी तरह कंगनवाल पहुँचा दे तो वो इसे 4000 रुपये और कंगनवाल में एक मकान रहने को देगा। आरिफ अली ने पूछा, और शादा की माँ का क्या होगा? वो यहीं रहेगी। मियाँ खलील ने कहा, साथ ले जाकर हमने इसका क्या अचार डालना है? मुझे सिर्फ शादा की ज़रूरत है। बोलो तो मेरा काम करने को तैयार हो या मैं किसी और शख्स का इंतज़ाम करूं। इसके साथ ही मियाँ खलील ने 2000 के नोट गिनकर आरिफ अली के सामने फेंक दिए और बोला, ये एडवांस रख लो, बाकी के 2000 कंगनवाल पहुंचकर मिलेंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, और कंगनवाल में एक मकान भी तुम्हारा मुंतजिर है। अगर सौदा मंजूर हो तो ये रकम उठा लो, वरना मैं कुछ और सोचूंगा। उस जमाने में 2000 रुपये अच्छी खासी रकम होती थी। आरिफ अली दिन भर टांगे की मजदूरी से बमुश्किल 5-6 रुपये कमा पाता था। इसे तो बैक वक्त 1 साल की मजदूरी मिल रही थी, और इतनी ही रकम काम की तकमील पर भी मिलना थी। कंगनवाल वाला मकान इसके अलावा था। आरिफ अली लालच में आ गया और उसने मियाँ तुफैल का काम करने की हामी भर ली। तहम इस काम के लिए उसने कुछ मोहलत मांगी, जो मियाँ खलील ने उसे फराहम कर दी। आरिफ अली के जहन में शादा से जाली शादी रचाने का ख्याल आया। इस तरह वो बआसानी से मेहराबपुर से निकालकर कहीं भी ले जा सकता था। मियाँ खलील ने इसके मंसूबे की तारीफ की और ताकीद कर दी कि वो इसकी अमानत में खयानत नहीं करेगा। इस दौरान में आरिफ अली ने एक चक्कर कंगनवाल का लगाया और वो मकान देख आया जो मियाँ खलील ने उसे देने का वादा किया था। मामला तय पाते ही आरिफ अली ने शादा से शादी की अमली कोशिशें शुरू कर दी। दूसरी जानिब ज़हूर बीबी भी यही चाहती थी कि शादा जल्द से जल्द किसी महफूज पनाहगाह में चली जाए। चुनाचे निहायत सादगी से इनकी शादी हो गई। इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात शादा के खत में बिल तफसील दर्ज थे। आरिफ अली ने मजीद बताया कि शादा के फरार के बाद मियाँ खलील ने आरिफ अली के साथ इसको ढूंढने की कोशिश की, और पूछते पूछते वो आखिरकार इस स्टेशन पर आन पहुंचे जहां से शादा ट्रेन में सवार हुई थी।
میاں خلیل کو معلوم تھا کہ وہ ٹرین کس کس اسٹیشن پر رکتی ہوئی آخرکار کہاں تک جائے گی۔ انہوں نے بذریعہ بس سفر کیا اور راستے میں آنے والے ہر اسٹیشن پر پہنچ کر وہ شادہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ آخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن سے انہیں پتہ چل گیا کہ شادہ وہاں اتری تھی۔ اس وقت رات خاصی گزر چکی تھی۔ بار بار بسیں بدلتے ہوئے انہیں یہاں پہنچنے میں خاصا وقت لگا تھا۔ اب عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عارف علی شادہ کو بہلا پھسلا کر فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکالے گا۔ اس دوران میں میاں خلیل ایک طرف اندھیرے میں کھڑا رہے گا۔ اتفاق سے اسٹیشن پر مطلوب علی سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی، جو کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اسی کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ شادہ فدا حسین کے کوارٹر میں ہے۔ انہوں نے مطلوب علی کو بتایا تھا کہ شادہ عارف علی کی بیوی ہے، جو گھر سے روٹ کر چلی آئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مطلوب علی شادہ کے معاملے سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا تھا، اسی لیے وہ میرے سوالوں سے بوکھلا گیا تھا اور تھانے آ کر بیان لکھوانے سے گریزاں نظر آتا تھا۔ تاہم بتاتا چلوں کہ اس نے جو بیان دیا تھا اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا۔ عارف علی نے فدا حسین کے کوارٹر پر دستک دی۔ شادہ دروازے پر آئی تو عارف علی نے اسے بتایا کہ وہ اس کے اچانک چلے آنے سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ شادہ نے میاں خلیل کے حوالے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تو عارف علی نے کہا کہ وہ میاں خلیل پر لعنت بھیج کر واپس آ گیا ہے اور اب اسے ساتھ لے کر واپس بہرام پور جائے گا۔ شادہ تھوڑی دیر پہلے جن حالات سے گزر چکی تھی ان کے پیش نظر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کوارٹر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تن بتقدیر عارف علی کے ساتھ ہو لی۔ عارف علی نے اسے بتایا کہ اس کا ٹانگا ادھر دریا کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر جھاڑیوں کی طرف آ گیا۔ میاں خلیل تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کرتا رہا اور جھاڑیوں میں پہنچ کر وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ میاں خلیل کو اپنے سامنے دیکھ کر شادہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنے شوہر کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں دوڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ دور تک نہ جا سکی۔ میاں خلیل نے عارف علی کی مدد سے اسے دبوچ لیا۔ شادہ نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ شادہ کی اس حرکت نے میاں خلیل کے حواس گم کر دیے اور وہ بے دریغ اسے مارنے لگا۔ شادہ پٹ رہی تھی اور چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن میاں خلیل نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا۔ پھر عارف علی بھی شادہ کو قابو کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ شادہ جیسی نرم و نازک لڑکی میاں خلیل جیسے گینڈے کی قوت کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی اور جلد ہی اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ عارف علی نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ میاں خلیل پر ایک جنون طاری تھا۔ اس نے شیطانی انداز میں کہا، اگر یہ مر بھی گئی ہے تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مردے کا کیا کریں گے میاں جی؟ میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ خرچ کیا ہے۔ میاں خلیل نے زمین پر بے سدھ پڑی ہوئی شادہ کو گھورتے ہوئے کہا، میں ایک ایک پائی اس سے وصول کروں گا، میں اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ جھک کر شادہ کی نبض ٹٹولنے لگا اور جنونی انداز میں قہقہا لگاتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا یہ نہیں مرے گی، نہیں مرے گی، جب تک کہ میں اپنے ارمان پورے نہیں کر لوں گا۔ آج میں اس کو بتاؤں گا کہ میاں خلیل سے دور بھاگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ شیطانیت پر اتر آیا۔ اس رات میاں خلیل نے شادہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، تہذیب اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ جب میاں خلیل نے اس کو شادہ کو چھوڑا تو وہ نشان عبرت بنی جھاڑیوں میں فرش پر نیم دراز پڑی تھی اور اسے برباد کرنے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا چکے تھے۔ عارف علی نے اپنا بیان ختم کیا تو میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ حرام زادے کتے کے بچے، نطفہ نا تصدیق، اس بے غیرتی کے مظاہرے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آ گئی؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ وہ گھگھیایا۔ نرمی کا برتاؤ؟ میں نے اس کے دوسرے گال پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تو میرے نزدیک سخت ترین سزا کے مستحق ہو۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عارف علی آنسوؤں سے روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگا، ملک صاحب مجھے معاف کر دیں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں نادانستگی میں میاں خلیل کا آلۂ کار بن گیا تھا۔ اصل قصوروار وہی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے اس کی بات مان لی۔ اب میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ جیسا کہیں گے میں عدالت میں وہی بیان دوں گا۔ میں کورٹ میں میاں خلیل کے ایک ایک ظلم کی داستان سناؤں گا۔ میں نے اس کی جانب حقارت سے دیکھا۔ بچو، یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ وہ تمہاری ماں کا شوہر میاں خلیل تو سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچے گا
और बच भी नहीं सकेगा। वो मेरे कदमों में गिर पड़ा और मेरी टांगों को थामते हुए बोला, मलिक साहब, मैं वाकई अंदर से बदल गया हूँ, आप आजमा कर देख लें। शादा तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं सुल्तानी गवाह बनकर उसकी इज्जत के लुटेरे और उसके कातिल को करारे वाकई सजा दिलवाने में कानून की मदद कर सकता हूँ। मैं खुद भी मियाँ खलील को इबरतनाक अंजाम से दो चार होते हुए देखना चाहता हूँ। चल उठकर सीधा खड़ा हो जा, मैंने पाँव झटकते हुए कहा। तुम्हारे बारे में मैं बाद में फैसला करूंगा। वो खड़ा हो गया और दोनों हाथ बांधे हुए इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, मलिक साहब, अगर आपने मुझे सुधरने का एक मौका दे दिया तो मैं तमाम उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और हवलदार को बुलाकर उसे हिदायत की कि वो आरिफ अली को ले जाकर हवालात में बंद कर दे। वो जाने लगा तो मैंने कहा, और सुनो। वो रुक गया। मैंने कहा, फिदा हुसैन, टिकट बाबू को मेरे कमरे में भेज दो। थोड़ी देर के बाद फिदा हुसैन मेरे सामने हाजिर था। मैंने इसे सख्त तंबीह के बाद जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही ये भी ताकीद कर दी कि वो इलाके से बाहर जाने से कब्ल थाने में ज़रूर इतला करे। वो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए चला गया। दूसरे रोज़ मैंने अदालत में जाकर मियाँ खलील के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए और पुलिस की भारी जमीयत के साथ कंगनवाल रवाना हो गया। मैं जानता था कि मियाँ तुफैल बासानी गिरफ्तारी नहीं देगा, लेकिन मैं थाने से ये फैसला करके निकला था कि इसे हथकड़ी लगाकर ही वापस लौटूंगा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मियाँ खलील ने गिरफ्तारी देने में काफ़ी पसोपेश किया। पहले तो वो मुझे रिश्वत पेश करने की कोशिश करता रहा। उसने मुझे 1 लाख रुपया तक देने की कोशिश की। इस जमाने में 1 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। जब मैं नोटों की झलक देखकर भी ना फिसला तो इसने मुझे अपने ताल्लुकात की धमकियां देना शुरू कर दी, लेकिन मैंने किसी धौंस धमकी की परवाह किए बगैर मियाँ खलील को हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तीसरे रोज मैंने चालान तैयार करके मियाँ खलील और आरिफ अली को अदालत में पेश कर दिया। आरिफ अली वादा माफ गवाह के तौर पर अदालत में हाजिर हुआ था। आरिफ अली का जुर्म इतना छोटा नहीं था कि उसे सजा के बगैर छोड़ दिया जाता, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो वाकई अंदर से बदल गया था। इसलिए मैंने उसे सुल्तानी गवाह बनाने का फैसला कर लिया। कोई 2 साल तक सेशन कोर्ट में मियाँ खलील का मुकदमा चलता रहा और आखिरकार उसे सजाए मौत सुना दी गई। उसने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन मैंने केस इतना मजबूत बनाया था कि इसकी बचत का कोई पहलू नहीं छोड़ा था। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। कुछ अरसे के बाद मियाँ खलील को फांसी हो गई। खसकम जहां पाक, मियाँ खलील ने अपनी जिंदगी में जो कुछ बोया था इसका फल उसे मिल गया। लेकिन आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि शादा को आखिर किन गुनाहों की सजा मिली थी। शायद वो जन्म जन्म की सितम नसीब लड़की थी या इसमें कुदरत की कोई मसलहत पोशीदा थी। एक और बात काफी अरसे तक मेरे जहन को उलझाती रही। शादा झाड़ियों के बीच में से दरिया के किनारे तक कैसे पहुंची थी? वो खुद अपने कदमों से चलकर वहां तक आई थी या ये भी कोई कुदरत का सरबस्ता राज था? मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले में दस्ते कुदरत पूरी तरह कार फरमा था। कुदरत की मसलहतों को समझना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं है।